इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सा चैप्टर जो कि बहुत बड़ा हुआ करता था, इसको जेईई मेंस ने काट छाट के छोटू सा बना दिया है। शायद आपने जीवन जिंदगी में अबाउ रूल जरूर सुना होगा, अगर सुना होगा तो उसको लिखने का एक तरीका लिख रहा हूँ, उसको नोट डाउन करिएगा। लिखना है 1s, इसके बाद लिखना है 2s, इसके बाद लिखना है 2p, फिर लिखना भैया 3s और इसके बाद होगा 3p। जहाँ पे आपको दिख जाए पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 में ही तो ये देखिए 4 and 4 लिखा है, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही पीरियड नंबर होता है। तो 4 वाले में क्या आपको लिखना है 3d, उसके नीचे लिखना है 4d, फिर लिखना है जनाब 5d। जब पीरियड नंबर 6 होता है तो पहली बार आता है 4f और इसके बाद आता है 5f, जिसको धक्के मार करके पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाला गया है। तो एक्चुअली ये जो अबाउ रूल है वो पीरियोडिक टेबल का ही एक रिप्रेजेंटेशन टाइप का है। हेलो चैंपियंस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पी ब्लॉक का एक माइंड मैप देने वाला हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सा चैप्टर जो कि बहुत बड़ा हुआ करता था, इसको जेईई मेंस ने काट छाट के छोटू सा बना दिया है और अभी के हिसाब से जो सिलेबस है उनके हिसाब से यही बातें जाननी है। यहां पर कैटनेशन प्रॉपर्टी इन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर यहां तक का कोर्स में है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ पूछा है या जो कुछ भी सिलेबस में लिखा है वहां पर उन्होंने एलिमेंट लिखा है और एलिमेंट्स के फॉर्मेट में एलोट्रॉप्स तो रहते ही हैं सारे, ठीक है जी। तो यहां पर इनको चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। वैसे भी मुझे उस नालायक टेस्टिंग एजेंसी पर मतलब एनटीए पर बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को मुझे नहीं लगता कि इतना केयर करता होगा, लेकिन मैं तब भी जानबूझकर पढ़ाने वाला हूं ताकि ऐसा हो कि अगर आ जाए तो कल को वो एक ना कह दे कि भैया हम तो दे रहे थे आपको एलिमेंट, आपने ही नहीं पढ़ाया या आपने नहीं पढ़ा। हमसे तो क्या ही कहेंगे, वो आपसे ही कहेंगे क्योंकि पेपर आप देने जा रहे हैं, ठीक है जी। आइए बातचीत करते हैं, कम से कम टाइम में इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे के पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कैसे करते हैं। शायद आपने जीवन जिंदगी में अबाउ रूल जरूर सुना होगा, अगर सुना होगा तो उसको लिखने का एक तरीका लिख रहा हूं, उसको नोट डाउन करिएगा। लिखना है 1s, इसके बाद लिखना है 2s, इसके बाद लिखना है 2p, फिर लिखना भैया 3s और इसके बाद होगा 3p। यहां भैया 4s, फिर लिखना है 4p। कृपया इसको नोट करिए, मैं इसको हटाऊंगा। अगला होगा 5s, इसके बाद होगा 5p। सर सब गलत लिख रहे हो आप, नालायक, तुम देखते जाओ बस, ठीक है जी। हाँ, पहले से समझदार बनने की कोशिश ना करें, उसमें आप निश्चित रूप से हारने योग्य बन जाएंगे, ठीक है जी। आइए, ये लिखने के बाद ये पैटर्न खोपड़ी में जल्दी से पहले सेट हो जाता है। फिर सुनना क्या करना होता है। जहां पे आपको दिख जाए पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 में ही तो ये देखिए 4 and 4 लिखा है, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही पीरियड नंबर होता है। तो 4 वाले में क्या आपको लिखना है 3d, उसके नीचे लिखना है 4d, फिर लिखना है जनाब 5d, फिर लिखना है जनाब 6d। और ये सीरीज के नाम से जाने जाते हैं ना जी, याद आ रहा है? तो आप जानते हैं कि 4th पीरियड में 3d सीरीज आता है, 5 में 4d, फिर 5d, 6d। अच्छा, इसी तरीके से अगले पर आइए। जब पीरियड नंबर 6 होता है तो पहली बार आता है 4f और इसके बाद आता है 5f, जिसको धक्के मार करके पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाला गया है। तो एक्चुअली ये जो अबाउ रूल है वो पीरियोडिक टेबल का ही एक रिप्रेजेंटेशन टाइप का है, या उल्टा कहिए, ज्यादा अच्छा लगता है कि अबाउ का जो भी सेटिंग बिठा रखी है इन्होंने वो पीरियोडिक टेबल में हमें दिखता है, ऐसा ही रहता है ना। 7th पीरियड में आप देखोगे आपको लेफ्ट साइड में क्या मिलता है, एस ब्लॉक के लोग मिलेंगे, फिर 5f वाले मिलेंगे जिनको निकाल कर बाहर किया गया था, एक्टिनाइड सीरीज, फिर बगल में आता है 6d सीरीज और सबसे इधर आता है जी आपके राइट साइड में 7p। तो शायद आपको ये आता होगा, अगर आपको ये आता है कहानी खत्म है, कहानी खत्म। अगर आपको ये आता है कुछ करना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड अब की बार क्वेश्चन मुझे लगता है बढ़ाएंगे वो, क्योंकि यही सब तो इनऑर्गेनिक में पढ़ाने को इन्होंने बोला है, यही सब तो कह रहे हैं पढ़ाना है। अच्छा जी, आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया। देखना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम दिख रहा है क्या सर? बराबर दिख रहा है। तो करना क्या है, बोरॉन के जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है एक बार पता करके बताओ, चलो बताओ। बोरॉन के जस्ट पहले कौन आता है सर? वो तो हीलियम आता है, तो चलो लिख देते हैं। तो यहां आपको लिखना हीलियम, सारे इनर्ट गैस इसके बाद लिखो जी। हीलियम के बाद यहां आ जाएगा नियोन, क्योंकि हमें पता है कि एल्युमिनियम के जस्ट पहले नियोन आएगा। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, यही तो होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त क्या करना होता है, पहले लिखना होता है इनर्ट गैसेस। सुन के, कौन से इनर्ट गैसेस? जो इस एलिमेंट के जस्ट पहले आने वाले क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस। जस्ट पहले का मतलब इसी के जस्ट पहले थोड़ी ना आएंगे वो एलिमेंट कहाँ आएंगे? आपको इनर्ट गैस बोला गया तो ग्रुप नंबर 18 में आपको जाकर के चेक करना पड़ेगा, इनसे पहले कौन आएगा, गैलियम से पहले आर्गन आएगा। लिखने के बाद अब
अब बाबूजी जो कहते थे उनके बाबूजी की बात माननी पड़ेगी। अब बाबूजी है भाई, बात तो माननी पड़ेगी। तो हमें लिखना पड़ेगा कि देखो भैया बोरॉन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 2s2p। फिर क्या लिखेंगे नीचे बोलो, 3s, फिर क्या लिखेंगे 3p। अगला क्या लिखेंगे जी, 4s4p। फिर अगला क्या लिखेंगे 5s5p। अगला क्या होगा जी 6s6p। अब ये लिखने के बाद आपको पता है बीच में कैसे लिखना होता है। जब फोर्थ आ जाए तो लिखना है 3d, यहां लिखना है 4d, यहां लिखना है 5d। समझे क्या? यस। अब कहां से है भैया 4s की शुरुआत होती है, 6 वाले से। तो एक बार देखें, कृपया इसका दर्शन करें जो लिखा है, कृपया इसका दर्शन करें। ठीक ठाक लग रहा है सर? अभी तो आपने इलेक्ट्रॉन वगैरह भरे नहीं, वो भर के दिखाओ तो समझ में आएगा। अब देखो भैया, बोरॉन की फैमिली में 5 बोरॉन की फैमिली में जा रहे हैं हम, तो याद रखना कि बोरॉन की फैमिली के लिए जो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो सिंपल सा ये होता है। अच्छा जी, पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, चल गया जी। अच्छा देखिए कैसे लिखना होता है, लिखना होता है इनर्ट गैस। पहले सीखिए इसको, बहुत सिंपल है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। इनर्ट गैस, इसके बाद क्या लिखना होता है कि देखो भैया ये जो है ना पी ब्लॉक का पहली फैमिली है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर कि भैया NS तो हर जगह ही है जी, तो NS के बाद क्या हो जाएगा NP। NS S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। इन सबके लिए सेम बिरादरी में काम कम चलेगा। P में 1 क्यों रखा, तो आप कहिएगा P ब्लॉक का पहला ग्रुप है, तो सब में P1 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 दिखाई देगा। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, सब में क्या करना है P1 करना है, सब में क्या करना है P1 करना है। और बताता हूं, P1 से जस्ट पहले जितने भी लोग लिखे गए हैं उन सब सेल्स में जाकर के सारे इलेक्ट्रॉन भर दो। क्या करो, सारे इलेक्ट्रॉन भर दो। तो यहां पर देखो S में 2 भरे जा सकते हैं, यहां 2 भरे जा सकते हैं, 2। D में कितने, मैक्सिमम 10। S में 2, D में मैक्सिमम 10, S में 2, F में 14 और यहां पर 10। भैया बताओ किसी को दुख समस्या तकलीफ तो नहीं है? बहुत आसान है। और इसी तरीके से अगले वाले मर, क्या यहां P1 है तो यहां पर P2 आएगा, यहां पर P3 आएगा, यहां पर P4, यहां पर P5 और यहां पर सब में P6। बस इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इनका सिंपल सा होता है 1s2। बाकी सब में आप क्या करिए, वही तरीका अपना लीजिए। करना क्या है, पूरा का पूरा यहां फोटोकॉपी 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 छाप दिया जी, सर छप गया। क्या करना है, सब लिखने के बाद जहां P1 है यहां P2 P3 P4 P5 P6। तो इनमें क्या मिलेगा लास्ट में, इस पूरे इनर्ट गैस का अगर मैं लिख के बताऊं तो यहां पर मिलेगा NS2 NP6 मिलेगा। तो आउटर सेल का ये मिल जाएगा वहां पर। यहां पर क्या हो जाएगा जी NP2 3 4। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। अब अगली एक बातचीत आती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखें भैया, आप ऐसे समझिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मैक्सिमम नंबर आएगा उसको निकालने का क्या तरीका है, हम उसको कहते हैं कि देखो भैया ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मैक्सिमम नंबर आएगा उनमें क्या करना है, आउटर सेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकलवा लेने हैं। तो बोरॉन के लिए अगर मैं देखूं तो बोरॉन के लिए भैया कितना हो जाएगा, +3। हाईएस्ट कितना हो जाएगा जी, +3, 3 निकलेगा। अब कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन में कितना आएगा जी, +4। कार्बन फैमिली के लिए कितना आएगा, सब में +4 क्योंकि यहां पर P2 होगा, यहां P3 होगा। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन में मैक्सिमम +5। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है +6 में नहीं जाता। सल्फर से नीचे जितने लोग हैं तो सल्फर में क्या होगा, +6। सिमिलरली क्लोरीन का हाईएस्ट कितना जाएगा, +7। इसी तरीके से जेनॉन का जाता है +8। ठीक है, बाकी इनको तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन जेनॉन एंड क्रिप्टन ये रिएक्शन करते हैं और रेडॉन भी एक्चुअली रिएक्शन करता है ऑक्सीजन एंड किसके साथ, फ्लोरीन्स के साथ। तो कुल मिला के हमें ये पता चला सिंपल सा है कि ये भैया देखो ये है ग्रुप नंबर 13। तो 13 में +3, 14 में +4, 15 में +5, 16 में 6, 17 में हाईएस्ट जाएगा तो 7 और यहां पर 18 में वो भी जेनॉन का +8 जाता है। तो इस तरीके से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पता चलता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 भी हो सकती है। कैसे हो सकती है सर, आपको कैसे पता चला, रटना थोड़ी था, आप तो ऐसा कहते थे। सुनो भैया, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हम कैसे लिखते थे, हम लिखेंगे NS2 फिर लिख देंगे जी NP4। क्या लिखते हैं, NH2 NP4। अब एक बात बताओ, हमें अगर ऑक्सीजन को नियॉन जैसा बनाना है इनर्ट गैस, क्योंकि हर शख्स यही चाह रहा है, हर एलिमेंट यही चाह रहा है कि वो नियॉन गैस जैसा बन जाए ताकि वो स्टेबल रहे। अच्छा, तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे देखो भैया इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 और मिल जाते
दो और मिल जाते तो भैया जी क्या हो जाते, वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते, इसलिए ऑक्सीजन पर -2 दिखाई देगा। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हमेशा -1 में रहेगा, हमेशा फ्लोरीन किस में रहता है, -1 में रहता है। ठीक है जी। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इस हिसाब से देखो, माइनस में कितना है जी, माइनस में कितना आ जाएगा जी, -3 आ जाएगा। तो -3 -2 -1, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो 8 पूरे हो जाएंगे, इनमें भी 8 पूरे हो जाएंगे, इनमें भी 8 पूरे हो जाएंगे। अगर इसमें 1 डालो, इसमें 2 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल दें उनके वैलेंस सेल में, तो है ना जी। तो यहां से मिनिमम पता चल गया, मैक्सिमम पता चल गया, इतनी बहुत काम की बात थी। आइए अब करते हैं और बातचीत एटॉमिक रेडियस। हम जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है ना जी, नहीं भैया घटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और जान लीजिए, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, अच्छा ऐसा क्यों होता है, शायद आप जानते हो, है ना। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लगातार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बढ़ता जाता है, तो उसको कहते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है, या पावर ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ता जाता है। वो बहुत अच्छे तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है आउटर सेल पे, इसलिए उसको छोटा कर देता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस छोटे मिलते जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं। लेकिन टॉप से बॉटम जाते हैं तो नए नए सेल जुड़ते जाते हैं, इस वजह से एटॉमिक रेडियस जो है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो हमें इनमें देखना है कि कहां पर ज्यादा कहां पर कम है। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस का ये ऑर्डर आएगा। पूरे पी ब्लॉक को एक साथ देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ऊपर से नीचे जाएंगे, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने का ये प्यारा सा ऑर्डर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, जिसमें कोई संदेह शायद आज तक आपको नहीं रहा होगा। लेकिन एक जगह थोड़ा लोचा है, दैट इज एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम बड़ा निकल जाता है विद रिस्पेक्ट टू गैलियम। उसका रीजन क्या बताते हैं कि देखो भैया, गैलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे थे तो ध्यान रखें, तो वहां पर क्या मिलता है, 3d10 मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ यहां तो मिलने वाला नहीं है, गैलियम पीछे जाके चेक करो तो 3d10 मिलता है। तो होता क्या है, गैलियम के पास 31 प्रोटॉन्स हैं और यहां पर 13 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है जी। तो 13 प्रोटॉन्स में तो चलेगा मामला, जैसा रहता है नॉर्मल, लेकिन 31 प्रोटॉन में देखो क्या होता है। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल नंबर मैं कह देता हूं कि 3 है और ये सेल नंबर 4 है। और आपको पता है कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखता, 4s2 3d10 और साथ में मैं लिखता 4p1। बोलो लिखता कि नहीं लिखता, अरे बोल ना भैया, ये लिखता कि नहीं लिखता, एकदम लिखता। तो मैं कहता कि देखो जो ये 3d10 है ये कहां पर है, इनर सेल में है। तो मान लो 3d10 ये है, मान लो, ऐसा थोड़े ना होता डी, है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं ये है। लेकिन आप जानते हो तो जो 3d सबसेल होते हैं ये पुअर सील्डिंग करते हैं। अगर कोई पुअर सील्ड करता है, पुअर सील्डिंग का काम करेगा, तो यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलेगा और आउटर सेल पर प्रेजेंट जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए ज्यादा अच्छे से रेडियस रिड्यूस हो पाया। क्यों पता है, क्योंकि ये जो डी ऑर्बिटल था 3 सेल के अंदर, थर्ड सेल के अंदर, वो पुअर सील्डिंग करता है, उसकी औकात नहीं है इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने की। वो कहता है भैया जाओ अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर ले आओ, मुझे दिक्कत नहीं, मेरी औकात ही नहीं है तुम्हें रोकने की। तो इसलिए ये जो 3D सेल था उसने कहा भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाओ इनको खींच कर लाओ, मैं रोकने वाला कौन होता हूं। लेकिन वहीं अगर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होते तो वो न्यूक्लियस को ढक देते, कहते भैया तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए बना, मैं बाहर निकलने नहीं दूंगा। लेकिन d एंड f ऑर्बिटल पुअर सील्डिंग करते हैं, इस वजह से ये रेडियस को श्रिंक करा लेते हैं, क्योंकि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये कहीं फटे पुराने पर्दे पर मौजूद हैं, पुअर सील्डिंग करने वाले सबसेल पर मौजूद हैं। एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक है, शायद आपकी खोपड़ी में बात उधर जाए। ये एक लैंग्वेज है, सुनिएगा, मैंने एलिमेंट की हर वो लाइन यहां पर लिखने की कोशिश कर दी है जो आपके काम आ सकती है। क्या लिखा है कि देखो भैया, आज तक तो हम ये जानते थे कि बुखार नापने के लिए हमें मरकरी एज अ लिक्विड डालना पड़ता है थर्मामीटर में। लेकिन मैंने प्रश्न आपके सामने रखा कि मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, बुखार नहीं मापना हो बल्कि 1000 डिग्री सेल्सियस मापना हो, तब क्या करोगे, Hg तो वेपराइज हो जाता है इतने टेम्परेचर पे, तब तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। लिक्विड फॉर्मेट में चाहिए तो उस समय हम यूज करते हैं गैलियम, क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, और दूसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है तो ये बॉयल होता ही नहीं, लिक्विड में पड़ा रहता है। मतलब एक बहुत ही बड़े टेम्परेचर रेंज में ये एज अ लिक्विड ही रहता है।
और ऐसे करैक्टर रखने वाले को हम हाई टेम्परेचर पर एज अ थर्मामीटर के अंदर पड़ने वाले लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट तो कम है ताकि वो आसानी से क्या बन जाएं, लिक्विड बन जाएं, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो वो बॉयल नहीं होंगे बहुत हाई टेम्परेचर रेंज तक। तो इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर रेंज को आसानी से थर्मामीटर में मापने में ये यूज किए जा सकते हैं। इस भारी अंग्रेजी का सिर्फ यही मतलब जो मैंने समझाया है, ठीक है जी। समर में, गर्मियों के दिनों में अगर 35 डिग्री 36 डिग्री हो जाता है ना, तो ये भाई साहब भी लिक्विड के फॉर्मेट में नाचते कूदते हैं जी। आइए अगला देखते हैं। अगली बातचीत आयनाइजेशन एनर्जी पर है। शायद आप जानते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। किसी न्यूट्रल एटम से उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकलवाने में जो मिनिमम एनर्जी लगती है, जो मिनिमम रिश्वत है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमें पता है कि पावर ऑफ द न्यूक्लियस जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। भैया कार्बन के बगल में कौन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। या आप चल लो बोरॉन से कार्बन, तो बोरॉन में तो 5 प्रोटॉन है, इसके बाद देखिए तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस मजबूत हो रहा है, किसका, कार्बन का, विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन के। इसलिए कार्बन क्या करेगा, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके बैठा रहेगा, कहेगा भैया हम निकलने नहीं देंगे, तुम मुझे और एनर्जी दोगे तब निकलने देंगे। निकलने तो वो भी देंगे, खाली रिश्वत खाने के चक्कर था। तो बोरॉन के बजाय कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस मजबूत था कार्बन का। तो हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अरे समझे, हाँ समझे। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं टॉप से बॉटम चलता तो क्या होता। टॉप से बॉटम चलता हमने सीखा साइज बढ़ जाती, और अगर साइज बढ़ गई, साइज बढ़ने का मतलब क्या होता, साइज होता क्या है, न्यूक्लियस से आउटर सेल के बीच की दूरी ही एटॉमिक रेडियस है। अगर ये रेडियस बढ़ गई, कृपया ध्यान दें, ये साइज क्या हो गई, अगर ये साइज बढ़ गई तो क्या होगा जी, न्यूक्लियस जो है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, उसको निकालना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वहां पर कम आएगी। बोलो रे बालक, बात समझ में आती है क्या। हाँ चलिए यहां पर बताइए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन में आपको बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा। तो हमने कहा देखो ये खेलना आयनाइजेशन एनर्जी से पहले खेलना तो है, बताना तो है, लेकिन पहले इसको क्या करिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए क्योंकि वो इंपैक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका होगा 2p1, यहाँ पर क्या होगा 2p2, सिर्फ मैं आउटर सेल लिख रहा हूँ, आउटर सेल में भी सब सेल भी आउटर ही ले रहा हूँ। 2p3, यहाँ पर होगा 2p4, यहाँ पर होगा 2p5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल से निकलकर कूदने नाचने बाहर आएंगे। कृपया देखें 2p1 2p2 से लेकर 2p6 तक के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहे हैं। प्रश्न ये है कि हमें ये पता है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, इस हिसाब से सबके लगातार बढ़ते जाने चाहिए इधर से इधर आने पर, है ना। तो मैं कहूंगा कि देखो इनका बढ़ता है, ये बात सही है, 2p6 का इनका भी बढ़ता है, ये बात भी सही है, इनका बढ़ता है, ये बात भी सही है, यहां बढ़ता है, ये बात भी सही है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्चुअली नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, क्योंकि ये 2p3 मतलब ये कौन होगा जी, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड होने की वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, हाफ फील्ड रखते हैं, तो ये भैया इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, कहते हैं मैं तो पहले से खुश हूं, अरे मैं तो हाफ फील्ड हूं भैया, मुझे नहीं बनना कुछ और, मेरा इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तो ये कहते हैं भैया अच्छा इसका मतलब तुम भारी रिश्वत खाओगे तब अपना इलेक्ट्रॉन दोगे। तो उन्होंने कहा जवाब के तौर पर धीरे से हाँ, कि भैया हम तो स्टेबल हैं और रिश्वत दीजिए और एनर्जी दीजिए तब उछल कूद हम मचाएंगे। इस चक्कर में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि बोरॉन के बाद तो कार्बन आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नाइट्रोजन का ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, देखो कैसे लिखते हैं, हम कहते हैं देखो ऑक्सीजन यहां लिख दो, नाइट्रोजन को क्या करिए आगे लिख दो ऑक्सीजन के, इसके बाद लिखो फ्लोरीन और इसके बाद लिखो नियोन। तो बस उछल कूद जो मची है आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में, उसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा भैया, ये बात वो पूछेंगे पेपर में, तो ये एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। अब पूरे पी ब्लॉक को एक साथ पढ़ देंगे, सारी नाटक नौटंकी खत्म हो जाएगी। शायद आपने अगर इस तरीके से कभी नहीं देखा हो ऑर्डर, तो आज देख लीजिए और पिक्चराइज करिए खोपड़ियों में, ये डेटा सेट होना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे आता है एनर्जी, सारे डेटा खोपड़ी में ये सब जाना चाहिए, सब काम का है, कुछ फालतू नहीं है। अच्छा, खेल में हमने ये सीखा था अभी पीछे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो भैया जी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो ऊपर से नीचे जाने पर कृपया देखें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको
कम होती हुई नजर आएगी। ऊपर वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, नीचे वाले का कम होता है। और ऐसा खेल कहां कहां तक चलाना है देख लीजिए, कहां चलाना है वो देख लो भैया जी, कृपया ध्यान दें। यहां नहीं चलाना है जी। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या करना है सर, यहाँ पे यहां उल्टा करना है। यही कार्यक्रम कहां करना है, यहां करना है। यही कार्यक्रम एल्यूमिनियम और गैलियम में करना है। तो 3 जगह ये नाटक दिखाई देंगे। कहां पर, SNPB में, एल्यूमिनियम एंड गैलियम में, इंडियम एंड थैलियम में, बाकी कहीं नहीं। ध्यान देना इन 3 जगहों पर। अब यहां देखो, इसको याद कराने का मैं तरीका बताता हूं क्या रखना है। आप कहोगे अप, अप लिखोगे, अप मतलब हो गया ऊपर, तो अप डाउन, फिर क्या अप, अप डाउन, अप डाउन। मुंडी देखो, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, अप डाउन, इसमें चल दो, कहानी खत्म हो जाएगी। SN और PB में लेड जो होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब प्रश्न उठता है क्यों ज्यादा होती है। आपने कहा, हमने मान लिया, ये तो साइंस थोड़ी था, ये तो थोड़ी ना साइंस था, कुछ तो रीजन होगा, इनके खेल का कुछ तो रीजन होगा। सर यहां पक्का वही पुअर डीशील्डिंग वाली कहानी सुनाओगे आप, तो चलो ये बात तो मैं मानता हूं, ये बात ठीक लग रही है कि गैलियम के केस में जब 31 को, भैया ये क्या लिख दिया जी, 3 प्रोटॉन, नहीं रे भैया, रुको रुको, सुनियो रे बाबा, क्या कहना चाह रहा था मैं कि 31 प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस में हैं तो जो थर्ड सेल के अंदर डी प्रेजेंट है वो तो उनको रोक नहीं पा रहा। तो सुनिए हो क्या रहा है, ये जो डी के अंदर 3D10 था, ये क्या था भैया, ये रिप्रेजेंटेशन है 3D10 का। 3D10 क्या करता है भैया, 31 प्रोटॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं पाता, जो कि फोर्थ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अच्छे से होल्ड करके बैठा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप निकाल नहीं पाते, अगर निकाल नहीं पाते तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम के। बात ठीक लग रही है। उसका रीजन क्या बताएंगे कि भैया यहां पर 3D सबसेल की पुअर शील्डिंग इन्वॉल्व है। पुअर शील्डिंग क्या होती है सर, पुअर शील्डिंग का मतलब है कि भैया जी ये अच्छे को पहले शील्डिंग समझो क्या होती है। शील्ड करने का मतलब है कि भैया इसको ढक देना, न्यूक्लियस को ढक देना अच्छे तरीके से। अब पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होता है, ना ढक पाना, क्योंकि डी ऑर्बिटल का शेप थोड़ा कैसा होता है समझते हैं क्या, डिफ्यूज्ड शेप होता है। डी तभी बोला जाता है उसको, डी फॉर डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज शेप की वजह से वो यहाँ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं पाते, तो ये जाएंगे भैया, यहाँ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाएगा, इसको पकड़ के अंदर लाएगा जी, पकड़ा रहेगा तो इसको निकालना कठिन होगा, इसलिए ज्यादा होता। अच्छा, यही कहानी यहाँ पर है बतानी। अगर आपको याद हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड नंबर 6 में, नहीं पता तो जान लीजिए कि जो भैया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन करके सुना करते थे, कहाँ पे सुनते थे ये कहानी, कहाँ पे 6th पीरियड में। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप जाइए तो आपको क्या मिलेगा पता है, 4f14 मिलेगा, साथ में 5d10 मिलेगा। बाकी चीज जो मिलेगी, लेकिन ये जो टीएल और लेड है इनमें ये जरूर मिलेंगे। ठीक है जी, तो इनका इंपैक्ट देखिए अब क्या क्या है, 5d एंड 4f, 2 सबसेल है तो 2 जगह पर इसका इंपैक्ट आएगा, ऐसे आपको याद रहेगा कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मैं रीजन समझा देता हूं। मान लीजिए कि टीएल है तो इसका ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, टीएल का भैया ये न्यूक्लियस है, और आपको पता है कि ये 6th पीरियड का है, तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 6s2 4f14, इसके बाद क्या लिखते हैं 5d10, और इसके बाद लिखते हैं 6p1। यहां पे क्या लिखते हैं 6p1। तो देखें ध्यान से, कृपया देखें ध्यान से, कृपया देखें ध्यान से, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जी। ये 4th है, ये 5th है, ये 6th सेल है। 6th सेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां पर है, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, टोटल हमें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें कि 4f में मान लो एक फटा पुराना पर्दा हमने टांग दिया। फटा पुराना पर्दा इस समय 4 वाला किसको बता रहा है, 4f को, और 5d बता रहा है, ये देखिए ये लोग फटे पुराने पर्दे हैं। न्यूक्लियस में बहुत सारा प्रोटॉन मौजूद है, लेकिन ये पर्दे इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं पाते, किसके, न्यूक्लियस के। इसलिए न्यूक्लियस धड़ल्ले से जाएगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर खूब सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन इन नौटंकियों का रीजन कौन है, तो भैया ये फटे पुराने पर्दे 4f एंड 5d नाम के पुअर शील्डिंग करने वाले सब सेल्स। शायद समझ में आ गया हो। अगली बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। कौन ज्यादा प्यार करता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। कहां पर पढ़ा भैया, पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में। वहां हमने सीखा कि जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो जनरली शब्द यूज होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार क्या होता है, बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बढ़ता है। लेकिन हम टॉप से जब बॉटम आते हैं,
जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार घटने लग जाता है। उसका रीजन आपको पता ही होगा, है ना। आउट देखो, जब ऊपर से नीचे जाओगे नए नए सेल लगातार जुड़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियस से क्या होगा, सेल दूर होता जाएगा। अगर सेल दूर होगा तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है वो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल पर आएगा, तो दूर आएगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस और बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार घट रहा है। जब क्या होता है, साइज बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझते हो कि नहीं? नहीं समझते। न्यूट्रल एटम को हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर वो एटम खुद से प्रसन्न है, खुद से उस इलेक्ट्रॉन को पाकर तो अपने अंदर से बहुत एनर्जी निकालता है। उस निकली हुई एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, जिसको डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन करके लिखा जाता है। उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। चलो भैया देखो, जैसे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन माना यह जाता है कि भैया इलेक्ट्रॉन से सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि इसका डेटा यही चिल्ला चिल्लाकर बोलता है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पाकर Cl नेगेटिव बनाता है। क्या करता है, Cl नेगेटिव बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है क्लोरीन, उसकी खुद की इच्छा। तो हम कहते हैं कि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करता है वो इलेक्ट्रॉन से। और जब प्यार मोहब्बत कहीं इन्वॉल्व है तो ध्यान रखना, वहां पर एनर्जी निकलेगी। क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। तो निकलने वाली एनर्जी को कैसे क्या लिखते हैं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन। निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है मतलब नेगेटिव है। तो मतलब क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन वहीं पर जैसे मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैसा है, हाफ फिल्ड, खुद ही खुश है, प्रसन्न है, कहता है भैया मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरे को छेड़ो मत। अच्छा जी, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहते हैं, अब वो कह रहा है भैया मुझे छेड़ो मत, तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो कहेगा भैया देखो इलेक्ट्रॉन तभी लूंगा जब बाहर से आप एनर्जी भी सप्लाई करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब नाइट्रोजन खुद कह रहा है मैं भैया हाफ फील्ड हूं, मैं स्टेबल हूं, उस सिचुएशन में आप एन नेगेटिव बनाएंगे तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, एंडोथर्मिक था, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिख देते हैं। शायद आनंद आया होगा। आगे देखते हैं, यहां देखेंगे भैया इनका ऑर्डर देख लें। अच्छा, क्या आपको यह चीज पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्लोरीन सबसे आगे होता है। इवन क्लोरीन तो भैया पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे आगे होता है। तो यही बात को मानते हुए हम फ्लोरीन क्लोरीन में ये ऑर्डर लगाएंगे, तो यही इनमें भी लगेगा, यही इनमें भी लगेगा, यही इनमें भी लगेगा, यही इनमें भी लगेगा। लेकिन बाकियों में नॉर्मल ट्रेंड चलेगा। ध्यान दीजिएगा, इनका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है वो साइज में है छोटा। जब साइज में छोटा है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो देखो भैया यहां पर भी फ्लोरीन जो होता है उसके आउटर सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब यार इसका घर ही छोटा है, आउटर सेल इसका बड़ा छोटा है, उस छोटी सी जगह में 7 लोग रह रहे हैं। मुंबई का घर है, एक ही कमरा है बेचारे के पास, उसमें पहले से 7 लोग लेटे पड़े हैं। मेहमान आएगा, इज्जत तो मिलेगी मेहमान को, मतलब प्यार तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होगी फ्लोरीन के अंदर, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत तो होगी। लेकिन सोचो ना, 7 लोग फैले पड़े हैं, वहां पर लिटाने में दिक्कत तो होगी ना। हाँ, तो इसको थोड़ा कम प्यार आएगा। लेकिन ये है भैया हमारे गांव का। भैया जैसे मैं अभी गांव गया था हाल ही में, हमारे घर होते हैं गांव में सबके बड़े बड़े, सबके होते हैं, वहां कोई अमीर अमीर ज्यादा गरीब दिखता नहीं, सबके घर बड़े बड़े दिखते हैं हमें। तो जब घर बड़े बड़े तो होता क्या भैया जी, बाहर से कोई रिश्तेदार है, अरे बड़ी भाव भगत होती, भैया तुम आज रात को रुकना, तुम्हारे लिए बगल में खटिया लगाते हैं अपने, ठीक है जी। तो यहां पर भरपूर इज्जत मिल रही है गांव में उसको, किसको, बाहर से आ रहे इलेक्ट्रॉन को। अगर भरपूर इज्जत मिल रही है तो उसका रीजन क्या था कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, जगह ज्यादा थी। आउटर सेल में 7 ही लोग यहां भी हैं, लेकिन जगह ज्यादा थी, तो इसलिए आसानी से एक्सेप्ट कर लिए गए। ये एक्सप्लेनेशन है। बाकी पर नॉर्मल ट्रेंड, ऊपर से नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार घटेगा, यही बात लगा देनी है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा भैया, घटेगा। बाकी जगह घटेगा, कहां नहीं घटेगा, एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। आई होप खोपड़ियों तक ये बातें लैंड हो रही हों, ठीक है जी। ओके, और एक बात अभी मैंने सिखाया कि जो नाइट्रोजन है ये तो इलेक्ट्रॉन से प्यार ही नहीं करता भाई, इनका इलेक्ट्रॉन से कोई मोहब्बत नहीं। इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है दैट इज इक्वल टू 0, ये इलेक्ट्रॉन से प्यार ही नहीं करना चाहता। अच्छा जी, ये तो इलेक्ट्रॉन से प्यार ही नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये प्यार तो करते नहीं, तो जबरदस्ती प्यार कराने के लिए बाहर से रिश्वत देनी पड़ी, एनर्जी देना पड़ा, इसलिए हम कहेंगे इनके लिए तो पॉजिटिव होगा। तो यहां से यहां तक में सिर्फ यही इकलौते नाइट्रोजन ही ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते और उसके रिस्पेक्ट में वो रिश्वत में एनर्जी खाते हैं। लेकिन ये देखो, ये तो पूरी फैमिली बदनाम है भाई। ये तो कहता है मैं तो सुपर स्टेबल हूं, क्या बात कर रहे हो,
मैं तो सुपर स्टेबल हूं, मुझे तो इलेक्ट्रॉन ना दो ना मुझसे लो, तो इस सिचुएशन में इनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इनको भी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए पूरे फैमिली के लिए डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन जो होगा वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है जनाब? पॉजिटिव होता है। उसमें भी पॉजिटिव में सबसे हाईएस्ट पूछा जाता है पेपर में, किसका आता है? तो जान लीजिए नियॉन का सबसे हाईएस्ट आता है। पॉजिटिव में सबसे ज्यादा इसमें नियॉन का आता है। कृपया आप अपनी खोपड़ियों में ये बातें डाल करके रखिएगा, शायद काम की लगी हो कुछ। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। ये कई बार हमने चर्चा कर ली है। आइए अब बातचीत करनी है फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप पर, लिखा गया है आपके सिलेबस के हिसाब से। चलिए फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूं कि देखो फर्स्ट एटम है क्या ये ग्रुप के? हाँ भैया, बोरॉन में बोरॉन रहेगा, कार्बन फैमिली में कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, है ना जी। ग्रुप नंबर 16 में या ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, ऐसे फ्लोरीन रहेगा। अच्छा जी, इन लोगों में देखो एक खास बात होती है कि भैया ये लोग कहाँ पे हैं? ये लोग सेकंड पीरियड के मेंबर हैं। अच्छा, जो लोग सेकंड पीरियड के मेंबर हैं उनका आउटर सेल क्या होता है? उनका आउटर सेल नंबर क्या होता है बताइए? उनका बाहरी सेल क्या है? आप क्या बता पाएंगे? उनका बाहरी सेल होता है भैया 2। अगर बाहरी सेल 2 है, आपको पता है ना जो पीरियड नंबर है वही आउटर सेल का नंबर होता है। आउटर सेल नंबर 2 है तो इसके पास कौन कौन से सब सेल्स हैं? आप कहेंगे सिर्फ एस सब सेल है और इनके पास पी सब सेल है। यहां पर कोई भी डी सब सेल अवेलेबल होता ही नहीं है सेकंड पीरियड एलिमेंट में किसी में भी। अच्छा, कहानी मतलब ये है कि इनमें से किसी के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। इनमें फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट एटम के पास अपने अपने ग्रुप के जो लोग नेता लोग हैं उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन इनको छोड़कर बाकियों को देखें, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ सल्फर, इन सब में क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि वो थर्ड पीरियड के हैं, थर्ड सेल के हैं। तो वहां पर एस पी डी तीनों सबसेल मौजूद होते हैं, लेकिन यही सेकंड पीरियड एलिमेंट में नहीं मौजूद होते। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? अब अगर इनको हाइब्रिडाइजेशन करना है, इनको सेंट्रल एटम बनकर के बॉन्ड बनाने हैं, तो इनके हाइब्रिडाइजेशन में या तो और एस और पी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होंगे, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ 3 दिखाई देगा, या तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो sp2 या तो sp3। लेकिन ये जो लोग हैं ये कभी भी गलती से भी मत लिख देना कि ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, ये sp3d2 बनाएंगे। ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल की भैया जी कमी है जी, है ही नहीं। अगली बात सुनिए, अगली बात यह है कि पूरे अपने ग्रुप की अगर बात करें, इनमें इनकी जो फैमिलीज हैं, इनमें सबसे छोटू लोग कौन हैं? यही सबसे छोटू लोग हैं। सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट अपने फैमिली के हिसाब से सबसे छोटे छोटे एलिमेंट हैं, और जो छोटे एलिमेंट होते हैं ना वो भर भर के पाई बॉन्ड बनाते हैं। उसका रीजन ये होता है, देखिए लिखा है मल्टीपल बॉन्ड ये इजिली फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनाता है, कार्बन अपने साथ छोड़ो दूसरों के साथ भी यही कार्यक्रम करता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, कार्बन जो है आप कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस तरीके से कई सारे बॉन्ड बना सकता है। कार्बन भी बनाता है, मैं तो कार्बन लिख रहा हूं अभी, बाकी का चाहो जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बनता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि भैया ये लोग साइज में छोटे हैं, और साइज में छोटे होने पर ध्यान दें, जो पी ऑर्बिटल इस तरीके से लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, ये बहुत अच्छे से हो पाता है क्योंकि साइज में छोटे हैं। बड़े साइज के पी ऑर्बिटल आराम से क्या करते हैं? आराम से ओवरलैप नहीं करा पाते, इसलिए पाई बॉन्ड उनके कमजोर होते हैं। ये पढ़ते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग में। तो सिंपली हमें समझ में आया क्योंकि साइज छोटी है तो ये भर भर की पाई बॉन्ड बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो इसलिए मल्टीपल बॉन्ड ये इजिली बना पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू अपनी फैमिली में। अपनी फैमिली में इनके जितने लोग हैं उनसे अच्छा पाई बॉन्ड बनाने का कैरेक्टर इनके पास है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं कि एक बात बताओ, यहां पर जो पाई बॉन्ड देखो भैया, यहां पर तो एक सिग्मा होगा, कोई दो राय नहीं, इसमें से एक पाई होगा, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। प्रश्न सुनिएगा, एक सिग्मा एक पाई है, ये पाई बनाया किसने होगा? पाई बनाया किसने होगा? तो आप कहेंगे देखो भैया, कार्बन जो है ना वो है सेकंड पीरियड का, और सेकंड पीरियड में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ही होते हैं, और पाई बॉन्ड तो एस ऑर्बिटल कभी जीवन में नहीं बना सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए अगर आपने जीवन में कभी सुना हो, पढ़े लिखे देखे हो, तो पाई बॉन्ड तभी बना सकता है कोई ऑर्बिटल जब उसके पास मिनिमम 2 लोब हो। लोब समझते हैं ना जी, जैसे एस ऑर्बिटल में तो एक ही लोब है, लेकिन पी ऑर्बिटल में क्या होता है जी? 2 लोब होते हैं। डी ऑर्बिटल में 4 लोब होते हैं, तो मिनिमम
दो चाहिए, तो इसका मतलब पी और डी बना सकते हैं, लेकिन देखो डी इनके पास है नहीं, सिर्फ पी है। इसका मतलब पाई बॉन्ड कभी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट अपने बीच में बनाए, कार्बन कार्बन के साथ बनाए, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनाए, हमेशा वो पी ऑर्बिटल ही यूज करेगा। तो कार्बन ने अपना पी ऑर्बिटल यूज किया, इस कार्बन ने भी अपना पी ऑर्बिटल यूज किया, लैटरल ओवरलैपिंग की, पाई बॉन्ड का जन्म हो गया, पैदा हो गया जी पाई बॉन्ड। मुबारकबाद आपको, यहां पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है जी। तो हर जगह पर पी पी, या हम इसको कभी कभी सुनते होंगे आप ये लाइनें कि यहां पर हमेशा पी पाई बॉन्डिंग मिलेगी, हमेशा पी पाई बॉन्डिंग मिलते हैं। अगली चीज है एक्सिस्टेंस की, कौन एग्जिस्ट करेगा, क्या NCl5 एग्जिस्ट करेगा? प्रश्न का जवाब है नहीं। कारण पता करो तो पता चला है, देखो इसमें तो नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, 5 बॉन्ड बनाने का मतलब है स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर जानते हो? क्या पता, स्टेरिक नंबर 5 है तो यहां पर आएगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है नाइट्रोजन जीवन में sp3 बना ही नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करा सकता वो डी को। sp3 डिहाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। बट ये भाई साहब तो भर भर के एग्जिस्ट करते हैं, और आपको इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ाए गए हैं कि भैया PCl5 कुछ इस तरीके से बनता है। क्या? PCl5 कुछ इस तरीके से बनता है ना जी। यहां पर फास्फोरस पर आपको पूछा जाए कि बताइए क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, आप कहिए यहां पर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है जी। बोलो बोलो क्या बोला गया? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आएगा। क्लियर है? एकदम में क्लियर है कि कौन प्रॉब्लम है? बोलो रे भैया, एकदम क्लियर है ना जी। हाँ, बस यही कहानी आगे खेल दूं। अरे भैया नाइट्रोजन 5 तो बना नहीं पा रहा, 6 कैसे बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, तो वो sp3d2 हाइब्रिडेशन नहीं कर पाएगा। बट फास्फोरस आराम से कर सकता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। आपको मैंने बताया था कि फास्फोरस हो, सल्फर हो, या आप कोई सा भी ले लो, एल्यूमिनियम हो, ये सबको के पास डी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड का मतलब है इनके आउटर सेल का नंबर है 3, और सेल का नंबर अगर 3, तो हाँ s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल तीनों मौजूद हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 यहां पॉसिबल है, sp3d2 ये पॉसिबल है, तो ये एग्जिस्ट करेंगे। बट ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोवैलेंसी बढ़ नहीं सकती। वो भी बता देता हूं, चलो कोवैलेंसी क्या होती है। चलो यहां पे देखो BF4 नेगेटिव, अब यहां पे समझा देता हूं कोवैलेंसी क्या होती है। देखो बोरॉन के आउटर सेल में होते कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ इस तरीके से जुड़ के रिश्ते कैसा बना देंगे दी? ये BF3 इस तरीके से बना देंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस। हमने कहा कि भैया देखो बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो तुमने कहा देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं और बाहर से दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करके हम इसको BF4 नेगेटिव इज्जत से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बोरॉन ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कहां तक पहुंची? 4 तक पहुंची। और 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sp3 होने का मतलब होता है कि भैया वो 4 क्या कर सकता है? सिग्मा बना सकता है। क्या कर सकता है भैया? वो 4 सिग्मा मैक्सिमम बना सकता है। तो बगल में मैं मैक्स लिख देता हूं, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकता। तो 4 ये बना लिए, इसलिए हम कहते हैं कि बोरॉन क्या कर सकता है? 4 कोवैलेंसी शो कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के साथ आपको पता है कि CH4 बनाते वक्त अपने चारों इलेक्ट्रॉन को खर्च करके हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करेंगे अपने आसपास। क्या यहां पर कभी 5 बॉन्ड बना सकते हो? नहीं, 4 यहां भी बनेगा। सेम कहानी नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड बनाने की हिम्मत, ताकत, औकात उसकी नहीं है। मतलब मैंने ये सही बनाया है, हाँ ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 4 ही बॉन्ड आ रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम की बात करें तो भैया ये 6 बॉन्ड बनाए, को क्या फर्क पड़ता है? एल्यूमिनियम तो भैया कहां पे है? भैया थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो क्या करेंगे जी? इसलिए वो ज्यादा बॉन्ड बना पाते हैं। अब बातचीत और चर्चा है इनर्ट पेयर इफेक्ट पर। देखो नाम में ही मतलब करके याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कुछ इफेक्ट क्रिएट होने वाला है, किसकी वजह से? कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इनर्टनेस शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहते या वो बॉन्ड बनाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट आता है और उसको हमें स्टडी करनी है। तो नाम से मतलब क्या निकला कि कोई सा तो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, जो बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, जो खुद निकलकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराना नहीं चाहता, तो भैया जी उसकी वजह से कुछ इफेक्ट आता है, उसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। पहले बेसिक बात, बाकी क्या आता है वो सब मैं ही बताऊंगा जी। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कितने शब्द दिख रहे हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट तो हो गया 3। ये बड़े काम की चीज है, कभी नहीं बोलेंगे, इस तरीके से याद करिए 3। तो ये जो है ना भैया जी ध्यान रखना कि ये 3 ग्रुप पर अप्लाई होंगे,
सिर्फ 3 ग्रुप पर अप्लाई होंगे और ये 3 एलिमेंट पर अप्लाई होंगे। 3 ग्रुप के 3 एलिमेंट पर अप्लाई होंगे और 3 एलिमेंट वो कौन कौन से होंगे सुनिएगा पहले। तो आप कहेंगे कि सर पहले मुझे ग्रुप तो बताइए। तो ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड 15। तो इनके जो लास्ट एलिमेंट हमें दिखेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं थैलियम, इसके बाद हम ले लेते हैं भैया लेड और है भैया बिस्मथ, है ना, यही तो होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए थैलियम देखिए लास्ट में दिख रहा है क्या भैया, बोरॉन फैमिली के लास्ट में हमें कौन दिख रहा है, थैलियम दिख रहा है। ध्यान रखना इसके नीचे की जो लोग हैं उनको हमारे काम के नहीं है जी, हमारी स्टडी इतनी की करनी है। तो लास्ट में कौन पड़ गया जी, थैलियम पड़ गया। ध्यान रखिएगा कौन पड़ गया जी, थैलियम पड़ गया। तो यहाँ पर ये दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये इफेक्ट यहाँ भी दिखेगा, ये इफेक्ट हमें बिस्मथ में भी दिखेगा। तो यही 3 जगह ये दिखाई देते हैं। अब ये इफेक्ट है क्या वो सुन लीजिए, ये है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, पहले समझना पड़ेगा उसको। यहाँ पर हम कहेंगे देखो यहाँ तो आता था 2s2 2p1, लेकिन यहाँ क्या आता था, यहाँ आता था जनाब 4f14, है ना। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जिसका सेल नंबर कम है वो लिख रहा हूँ 4f14, इसके बाद 5d10, ठीक। इसके बाद हम क्या लिखते थे 6s2 और इसके बाद 6p1। अरे आप चाहो तो ये यहाँ भी लिख सकते हो, याद जैसे करवाया था, लेकिन अब की बार मैंने सेल नंबर के हिसाब से लिख दिया कि हायर सेल नंबर हम बाद में लिख रहे हैं। दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कहा यह जाता कि देखो भैया बोरॉन में जो ये तीनों इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से निकल करके बोरॉन का 3+ बना सकते हैं। क्या ये तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल करके अपनी को इनर्ट गैस की तरह बना देंगे, क्योंकि इनके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम लिखा होता है, ठीक है जी। लेकिन होता क्या है कि बोरॉन जो +1 है वो कैसे बनता है, हम कह रहे हैं कि देखो 2 सिचुएशन है, या तो p से एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो भैया जी क्या बन जाएगा बोरॉन +1, लेकिन ये तीनों ही हटा दोगे तो क्या बन जाएगा 3+, है ना। तो कहा यह जाता है कि देखो भैया बोरॉन ये चूज करता है कि मैं तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल करके अपने आप को इनर्ट बना देता हूं। क्या करता हूं, अपने आप को इनर्ट बना देता हूं। इसलिए बोरॉन जो 3+ है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। ज़्यादा स्टेबल समझने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब समझिएगा, ज़्यादा स्टेबल कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब है वो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए बोरॉन आप कभी भी देखते हैं तो वो बोरॉन आपको +3 में ही दिखाई देता है ज़्यादातर, बल्कि ज़्यादातर क्या, बोरॉन तो हमेशा +3 में ही दिखता है, ठीक है जी। तो बोरॉन आपको +3 में दिखता है, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल। लेकिन देखा यहां जाता है कि टीएल में जो थैलियम है उसका +1 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू थैलियम के +3 से। अब प्रश्न आता है ये जस्ट उल्टा कैसे हो गया भैया, ये गेम ऊपर वाले से जस्ट उल्टा कैसे हो गया। तो सुन लीजिए होता कुछ ऐसा है कि यहां पर देखो ध्यान सुनिएगा, जो थैलियम का न्यूक्लियस है, जो थैलियम का न्यूक्लियस है ये देखिए भैया, मैं बना देता हूं एकदम क्लियरली, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हमने बताया आपको कि 4f प्रेजेंट होगा, यहां पर 4f प्रेजेंट होगा, यहां पर 5d प्रेजेंट होगा, और आपके देखिए 6s और p के 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए मैंने 3 यहां बना दी, ध्यान सुनिएगा ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 2, अब दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा बनाना अच्छे से पड़ जाएगा। वही पुरानी वाली बात है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, पीछे बताया हुआ है ना। 3 इलेक्ट्रॉन देखिए यहां मौजूद है। प्रश्न ये उठता है कि सर 3 में से तो तीनों अलार्म से निकाल देते आप, ये तीनों निकल जाते अच्छी बात होती, क्या ये इनर्ट हो जाते, एक बार देखो, क्या ये आसानी से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर पाते, जवाब है नहीं, ये तीनों निकाल के भी नहीं कर पाते, पहली चीज। दूसरा, ये जो 3p है वहां का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद होता क्या है कि ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन है ये कतई निकलना ही नहीं चाहते। तो ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन है ये वही पेयर है जो इनर्टनेस शो करता है, ये निकलना ही नहीं चाहता। अब सवाल आता है क्यों नहीं निकलना चाहता, p तो निकल गया, ये क्यों नहीं निकलना चाहता। इसका जवाब ये है कि देखिए न्यूक्लियस ऐसा होता है, यहां मान लीजिए तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, लेकिन p ऑर्बिटल कैसा होता है जी, p ऑर्बिटल डंबल की तरह होता है। तो एक बात सोच कर देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन तुमने कहां डाल दिए, इस गोले के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए आपने इस डंबल के अंदर, कहां से निकलवाना आसान होगा, डंबल जो है न्यूक्लियस से दूर होता है। ये जो सर्कल है, क्योंकि ये जो सर्कल नहीं स्फेयर, जो ये आपका s ऑर्बिटल स्फेयर है उसको न्यूक्लियस ने एकदम पकड़ के रखा हुआ चारों तरफ से, उनके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज को वो कहीं जाने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि न्यूक्लियस को उसने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। लेकिन डंबल ने तो चारों तरफ से नहीं घेरा हुआ है, इसलिए डंबल पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये आसानी से निकल सकता है, लेकिन ये आसानी से निकल नहीं सकता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से नेचर कहता है मैं क्यों ज्यादा झंझट पालूं, मैं तो भैया सारे +1 वाले बना देता हूं। इसलिए नेचर में ज्यादातर
Tl+1 के क्या मिलते हैं भैया, कंपाउंड्स मिलते हैं। ये लॉजिक सिखा रहा हूं भैया जी कहां पर, आपको माइंड मैप की सीरीज में, जबकि हमें डेटा बताकर आगे बढ़ना था। कोई बात नहीं, इतनी बातों से आपको क्लियर हो गया होगा कि देखो भैया कार्बन को अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा 2s2 2p6, सेम कहानी यहां लास्ट में लिखूंगा 6s2 6p2। तो मैं कहूंगा ये चारों निकालना आसान है, तो कार्बन के +4 बन जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन के +2 के। यहां पर चारों निकाल करके वो अपने आप को इनर्ट बनाना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि नीचे वाले में वो निकालने के बावजूद भी इनर्ट नहीं बनते जी। हाँ, तो इसलिए वो सिर्फ क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं। अभी भी 6s की कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलता है। यही वजह है हम कहते हैं कि लेड का +2 इज मोर स्टेबल देन लेड के +4 से। इस गेम को आप समझ गए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि नाइट्रोजन में हम लिख देते हैं 2s2 2p3। यहां पर क्या लिखेंगे जी, बाकी लिखते रहना, यहाँ 4s एंड 5d, तो यहां पर लिख दो ये 6s2 एंड हम लिख देंगे 6p3। तो 6p3 तो निकल जाएगा लेकिन 6s से नहीं निकलेगा, इसलिए बिस्मथ में 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3+, ये ज्यादा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू +5। तो नेचर में ज्यादातर कंपाउंड किसके पाए जाएंगे, +3 के। अब देखो ऐसा नहीं होता कि आपको +5 के नहीं पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता, कम पाए जाएंगे ये होता है। तो स्टेबल होने का मतलब है कि इसके सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 ग्रुप, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं 13 14 15, इनके जो लास्ट एलिमेंट हैं ये लोग, इनमें आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यस जनाब, मैं यही कह रहा हूं। तो टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाई वाला देखो ज्यादा स्टेबल नहीं रह जाता। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी घटती है। ऊपर +3 ज्यादा स्टेबल था, नीचे +3 कम स्टेबल है। यहां +4 ज्यादा स्टेबल है, यहां +4 कम स्टेबल है। यहां +5, नाइट्रोजन का +5 इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन के +3 से। ठीक है जी, तो यहां पर ये रीजन बन जाएगा। अगला, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाएंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अच्छा मिलने जाएगा, स्टेबल मिलने लग जाएगा। अब इसका इंपैक्ट देखिए, रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। यही कहानी कि भैया 4 में F था, ये देखिए 5 में D था। ये जो लोग हैं ये पुअर सील्डिंग करते हैं, इसकी वजह से जो ये न्यूक्लियस है ये 6s के इलेक्ट्रॉन को तो बहुत अच्छे से पकड़ लेता, क्योंकि वो स्फेरिकल था। एक बात सोच के देखो, ये पुअर सील्डिंग कर रहे थे, अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि इनका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स पर अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, अच्छे से लगाएगा, लेकिन पी पर नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि पी कोई स्फेरिकल सेल के अंदर नहीं, स्फेरिकल ऑर्बिटल के अंदर नहीं है। स्फेरिकल ऑर्बिटल में सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं, तो ये लोग नहीं निकलेंगे। कौन निकलेगा? सिर्फ 6p वाले निकलेंगे, है ना। आइए अगला पढ़ देते हैं, ठीक है। आइए अगला है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे मैं बता चुका हूं, है ना। ऊपर से नीचे जाएंगे तो देख लो, एक बार देख लो, ऊपर से नीचे जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे स्टेबल होता है, +1 ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा वाला कहाँ स्टेबल है? ऊपर की तरफ, ज्यादा वाला ऊपर की तरफ। सिंपल है ना। तो ये बातें सब में आप लागू कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए एप्लीकेशन पार्ट पे, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। सिंपल है, देखिए यहां पर आप लेड पे चेक करिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो लेड पे क्या आएगा? +2। यहां पर लेड पे कितना आएगा? +4, तो +4 इज मोर स्टेबल देन +2। अगला सुनिए, यहां है भैया देखो क्लोरीन पे होता है -1, तो यहां पर लेड पे आ जाएगा +2, यहां +4, तो हम क्या कहेंगे भैया, कौन ज्यादा स्टेबल? +2 इज मोर स्टेबल, है ना। अरे अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे भैया +4 कैसे होगा जी? लेड पे तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लगता है, इसलिए हम यहाँ कह देंगे कि भैया +2 इज मोर स्टेबल। अच्छा जी, अगला देखिए, हाँ जीई पर थोड़ी ना लगेगा भैया, लेड पर तो लगता है, थैलियम पर लगता है, बिस्मथ पर लगता है, इन पर तो लगता नहीं। तो इनका जो +4 है वो ज्यादा स्टेबल है, इनका +2 कम स्टेबल है। जर्मेनियम पे थोड़ी ना ये रूल अप्लाई कर देंगे जी, हम इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ 3 जगहों पर लगाएंगे, बाकी कहीं नहीं लगाएंगे। एसएन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर +2 है, ये +4 है। एक बात बताओ मिस्टर, यहाँ पर +4 +2 में ज्यादा स्टेबल कौन है जी? +4, क्योंकि कम वाला वही स्टेबल है जो लास्ट में है, मतलब लेड है, थैलियम या बिस्मथ है, सिर्फ वहीं पर, बाकी के साथ गेम मत खेलिए। ये शानदार चीज है, ये जान लीजिए कि जो TlF3 होता है, देखो फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है, वो उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो राजा आदमी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए हमेशा -1 में रहता है। तो अगर ये हमेशा -1 में रहेगा तो 3 ऐसा बन जाएगा F-, तो इसका मतलब Tl पर कितना बन जाएगा? +3 बन जाएगा। Tl पर +3 और साथ में 3 F-। यहां देखो, यहां पर Tl पर क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे सर यहां पर भी सेम होगा, नहीं,
क्योंकि यहाँ आयोडीन जो है कोई जरूरी नहीं कि हमेशा -1 में ही रहे, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, +7 +5 +3 कुछ भी पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर कैसे रहता है कि यहाँ पर वही रूल लग जाएगा इनर्ट पेयर वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, Tl का +1, ये पूरे पर माइनस। तो I3 माइनस करके आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कहाँ पर पढ़ा होगा, बोलो बोलो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो Tl में Tl जो है वो +1 है, लेकिन फ्लोरीन के साथ ये काम नहीं चलता। एक्चुअली क्या होता है, फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर वो +1 उसके पास भी आया तो उसको ऑक्सीडाइज करके वो +3 कर देता है। ये एक्चुअल रीजन होता है। देखो मैं समझा देता हूं कि जो फ्लोरीन होता है ना, F2, बहुत ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर होता है खुद को क्या करना, रिड्यूस करना। तो देखो खुद को उसने क्या किया, F2 जीरो, यहां फ्लोरीन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कृपया ध्यान दें, यहां फ्लोरीन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको अपने आप को रिड्यूस करके उसने -1 कर लिया। तो अगर उसके सामने Tl+1 आ भी गया तो ये तो सबका भैया दादाजी हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर में दादाजी हैं, इनके सामने किसी की नहीं चलती। अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हो कि अगर इसके सामने Tl+1 आया तो अपने आप को ही वो +3 कर लेगा। डर खौफ इतना है भैया जी, इसलिए अब ये साथ रह सकते हैं, अब ये साथ रह सकते हैं। ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते कि Tl+1 और F- साथ रख दो, नहीं भैया, पॉसिबल ही नहीं है। उसको तुरंत +3 तक ले जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के में आता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जो हमारा लेड है +4, क्या वो स्टेबल नहीं? कौन ज्यादा स्टेबल है सर? लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है। अगर एक बात बताएं, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा, क्या ये अपने आप से कन्वर्ट होना चाहेंगे? क्या ये प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियसली हो पाएगी? यस, ये आराम से हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके 6s के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, वो निकलना नहीं चाह रहे, इसलिए ज्यादा स्टेबल ये होते हैं। अब एक बात सोच के देखो, ये रिएक्शन अपने आप होना चाहती है। अच्छा, मतलब कह रहा हूं कि लेड खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। +4 से +2 खुद को जो रिड्यूस करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अगर तुमको कोई बाजार में कहते हुए मिल जाए कि लेड का जो +4 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कहना हाँ भाई है, क्योंकि वो खुद को रिड्यूस करता है, +2 में ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन टिन के साथ देखो क्या है, टिन का +2 थोड़ी ना स्टेबल है ज्यादा, कौन स्टेबल है, +4 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस पर इनर्ट पेयर इफेक्ट तो लगता नहीं। आपको पढ़ाया था कि टिन पर क्या होगा, +4 ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर बाजार में कोई मिल जाए कहते हुए कि एक बार बताइए भैया Sn+2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, तो कहना हाँ। क्यों? क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज करके Sn+4 में बनाने में लगा हुआ, क्योंकि इसका तो +4 ज्यादा स्टेबल है ना जी। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ज्यादा स्टेबल है, किसका, लेड का। लेकिन यहां कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में भी +4 इज मोर स्टेबल। अरे भाई यही तो पढ़ाया था हमने। हाँ, अगला सुनिएगा, अगर मान लो कहीं PbCl4 मिल गया तो अपने आप को तुरंत वो PbCl2 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि +4 +2 में चला जाएगा। सेम कहानी SnCl2, इसके सामने क्लोरीन्स प्रेजेंट हैं, मान लो क्लोराइड के फॉर्म में, तो उसको कहां लेकर के आ जाएगा, SnCl4 में। ये अपने आप से होगा। लेड का जो +4 है, यहाँ +4 है, वो अपने आप को +2 बनाना चाहेगा तो PbO में कन्वर्ट करेगा, बाकी साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। SNO के सामने मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन प्रस्तुत कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, SnO2 बनना पसंद करेगा, है ना। इसका मतलब कोई कहे कि SNO जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कहना हाँ। लेकिन कोई कहे PbO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कहना हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हैं आप। अगला देखें, एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंस, कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता। तो सुन लीजिए, तो जो Tl का +3 है, ठीक है जी, लेड का +4 है, बिस्मथ का +5 है, ये लोग बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सरवाइव कर जाते हैं। कभी कभी फ्लोरीन्स के साथ, कभी कभी ऑक्सीजन के साथ भी सरवाइव कर जाते हैं, इनके साथ दिखते हैं, लेकिन बाकियों के साथ ये नहीं दिखते। ठीक है जी, ध्यान रखना, बाकियों पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा लेना। लेकिन फ्लोरीन के साथ कंडीशन क्या है कि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से अगर किसी के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को भी पाता है तो उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाकर जंप करवा देता है। बस फ्लोरीन इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ स्टेबल रहता है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये नेचर है। हाँ, कहीं कहीं ऑक्सीजन भी दिखाई देगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, फ्लोरीन के जस्ट बाद आता है भैया। हाँ, अब देखो PbF4 और PbI4, सवाल ये है
कि क्या ये एग्जिस्ट करता होगा, तो ये तो करता ही होगा, क्या दिक्कत है बताओ। यहां पर लेड पे क्या है +4, साथ में कौन है 4F नेगेटिव। सर आप तो कह रहे थे कि लेड का +2 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ नाटक नहीं चलता ना भाई, क्योंकि फ्लोरीन राजा आदमी है ऑक्सीडाइजिंग का। +2 तुम इसके पास लाओगे, वो खुद ही उसको क्या कर देगा, +4 में कन्वर्ट करा देगा। इसीलिए ये आराम से इस फॉर्म में स्टेबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आता कि क्या ये हैं, इनको चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक करने की कोशिश करी तो हमें पता चला भैया यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूं कि 4I नेगेटिव, तो पता चलेगा नहीं भैया ये नहीं हो पाएंगे। पता है क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ लेड का जो +4 है वो अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा रखता है। यहां पर तो फ्लोरीन का था, यहां तो फ्लोरीन का था ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो भैया जी इसलिए +4 में रह लिए। लेकिन यहां पर देखो क्या है, ये जो I नेगेटिव है ना, इसके पास रिड्यूसिंग नेचर है। क्या है, रिड्यूसिंग नेचर है। I नेगेटिव खुद को चाहता है, आपने HI पढ़ा होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो I जो है ना अपने आप को I2 में कन्वर्ट कराता है, मतलब बल्कि कहूं आयोडाइड, तो I माइनस I2 में खुद को कन्वर्ट कराना चाहता है, उसकी अपनी से इच्छा होती है। लेकिन अगर उसको सपोर्ट मिल जाए, किसका जी, किसका मिल जाए, बोलो बोलो, लेड +4 का, तो यहां में से 2 I नेगेटिव कहां चले जाएंगे, I2 बनाने चले जाएंगे। तो इसमें से 2 I नेगेटिव चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 2 I बचेंगे, है ना। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, I माइनस से I2 बना रहे हैं, मतलब इनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये भाई साहब रिड्यूस भी तो होंगे, और ये साथ में रिड्यूस होकर के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, है ना जी। दोबारा बताऊंगा, मुझे पता है कईयों को समझ में नहीं आया होगा, ये बात इतनी खोपड़ी में जल्दी नहीं जाती। ये स्टेबल क्यों था, क्योंकि फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। लेकिन यहां पे देखो I माइनस और लेड +4 में आप कहेंगे भैया I माइनस एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो खुद को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में पड़ा रहता है, और ये भैया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भाई साहब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेंगे, इनको ऑक्सीडाइज करके I2 कर देंगे। अगर ये इनको I2 बनाएंगे, लेकिन खुद को तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना, अरे नालायक। यहां पे देखो 2I माइनस से I2 बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए कहां, ये खा गए, 2 इलेक्ट्रॉन खाकर ये क्या बन गए, +2। इसीलिए हम कहते हैं कि जो PbI4 होता है वो एक्चुअली PbI4 के फॉर्म में ना रह के PbI2 + I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे PbI4 स्टेबल नहीं होता, बल्कि वो PbI2 स्टेबल होता है, इसलिए वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां चलेगा, यहां कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पढ़िए थोड़ा अंग्रेजी, ये देखिए क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए। द वेल कैरेक्टराइज्ड बिस्मथ +5 कंपाउंड इज, बिस्मथ +5 के साथ क्या बनेगा, BiF5 ऑब्वियसली। अगर भैया +5 है तो 5 फ्लोराइड लगाओगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ F2। ये NCERT की लाइनें हैं और ये सब आना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है भैया जी जो हीट बर्दाश्त कर सके, जो हीट पाने पर टूटे ना, उसको कहते हैं थर्मली स्टेबल होना। ज्यादा स्टेबिलिटी कहां मिलेगी जी, बोलो बोलो बोलो, इनमें थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन होगा। आप कहेंगे कि देखो सर यहाँ कार्बन पे +4 है, यहां पे देखो सर सब पे +4 है जी, सब पे +4। और एक बात हमें पता है, कार्बन का +4 ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू इन सबके, है ना, और इसका तो +4 स्टेबल ही नहीं होता। यही रीजन है कि PbCl4 हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता, PbCl4 हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि हीट पाते ही वो अपने आप को PbCl2 और Cl2 में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसा क्यों कर रहा है भैया, क्योंकि ये हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि लेड का +4 ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए +2 में ही जाना चाहता है। तो हल्का सा हीट पा जाए तुरंत वो +2 में अपने आप को कन्वर्ट करा लेगा। समझ में आया, ये इसलिए अपने आप को इस तरीके से तोड़ लेते हैं। लेकिन प्रश्न अगर ये हो कि भैया इसमें बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप कहेंगे कि अब की बार लेड का +2 है भैया, तो लेड का +2 इज मोर स्टेबल। तो जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की तरफ जाएं तो ज्यादा स्टेबल मिलता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, +2 कम स्टेबल होता है कार्बन के कंडीशन में, आप यहां बोल सकते हैं। आइए अगली चीज पढ़नी है ऑक्साइड्स। वैसे मैंने शायद इसको पढ़ाया हुआ है, कहाँ पे पढ़ाया था, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, ठीक है। वैसे शायद मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कृपया जाकर के एक बार देख लीजिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, ये एक ब्रह्म बाण है। इसके अलावा मैंने अपने मास्टर्स करने में केमिस्ट्री में कहीं यूज नहीं किया, सारे कॉन्सेप्ट यही लगते हैं। एक बस कैडमियम ऑक्साइड होता है जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से बताया नहीं जाता। कैडमियम ऑक्साइड जो होता है वो भी एम्फोटेरिक नेचर का बिहेवियर दे देता है, क्योंकि वो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है, बट वो आपके सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा बाहर है। वही एक फैक्टर है जो तुम्हारे मास्टर्स में एक्स्ट्रा था, बाकी ये सब सेम है, सब सेम है। बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल एंड एसिडिक ऑक्साइड। तो पहले देखते हैं, ये याद करिए। याद कैसे करना है, आज फिर सब कार वेंटो तेरा, आज फिर सब कार वेंटो तेरा। तो आज में क्या आता है, AAS, आज हम लिखेंगे। आज में कितने शब्द आ गए भैया,
है ना, शब्द नहीं जी, कितने वर्ड्स आ गए। आज कैसे लिखेंगे, AAS। फिर कैसे लिखेंगे, देखना स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर रहेगा, फिर में +3 हो जाएगा। सब 1 2 3 तो यहां पर लिखिए +3। कार CAR 1 2 3 तो यहां पर वेंटो VENTO 1 2 3 4 5 तो +5। टेरा में TERA +4। बस ऐसा बना दिया है कि जीवन में ना भूलो। तो इन एलिमेंट्स के ये ऑक्साइड, ये पर्टिकुलर ऑक्साइड्स, अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेज के साथ कोई ऑक्साइड बनाए तभी वो एम्फोटेरिक होंगे। नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने क्या बताया। आज फिर सब कार वेंटो टेरा, जितने जितने अल्फाबेट्स हैं वही इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बना दीजिए। अगर ये इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं ऑक्सीजन के साथ दिखें तभी आप इनको एम्फोटेरिक मानना। जैसे AS2O3 एम्फोटेरिक है क्योंकि यहां पर आर्सेनिक पे +3 है। क्या, आर्सेनिक पे +3। बट नीचे सुनो, जान सुनो बे आलिया पब गई, यहां पे जो बाकी लोग लिखे गए हैं इनमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या देखो कि अच्छा जिंक ऑक्सीजन के साथ था, अगर जिंक ऑक्सीजन के साथ था तो पक्का कुछ उसका चल रहा होगा और वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। बाकी किसी को देख लो, आप टिन को देखो, टिन दिख जाए तो नीचे वाली लाइन में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेक नहीं करना, खाली ये देखो अच्छा टिन ऑक्सीजन के साथ घूम रहा था, पक्का कुछ इनका चल रहा है जी, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो, इस तरीके से लिख दीजिए। सेम कहानी लेड के साथ है। लेड का कोई भी ऑक्साइड हो, चाहे आप कुछ भी बना लो, Pb3O4, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक हैं। तो नीचे लिखे गए एलिमेंट्स का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। लेकिन ऊपर लिखे गए लोगों का यही स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने अगर मैं प्रस्तुत कर दूं कि Cr2O3 बनाइए तो ध्यान रखिए क्रोमियम आता है यहाँ पे भैया एम्फोटेरिक में, और क्रोमियम पे +3 है तभी वो एम्फोटेरिक है। अगर +6 हो गया तो एम्फोटेरिक नहीं है, +2 है तो एम्फोटेरिक नहीं। अरे बाबा, हाँ सर याद रहेगा, हमेशा पहले पेपर में कुछ आए पहले दिमाग में एम्फोटेरिक नाचना चाहिए। एम्फोटेरिक यही इतने होते हैं, इसके अलावा कछु नहीं होते। ठीक है जी। हाँ, न्यूट्रल की बात करें तो ये 3 लोग न्यूट्रल हैं। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रिक, ये नाइट्रस। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन आज आपका देखिए दिमाग ठीक करता हूं मैं। जो मेटल है अगर वो +1 में है, +2 में है और +3 में है तभी उस मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा। सर इसके हिसाब से तो Al2O3, क्या क्या क्या, Al2O3 एल्युमिनियम क्या होता है, एक मेटल है, इस हिसाब से तो सर ये बेसिक होना चाहिए। अरे बुद्धू बालक, पहले हमें क्या देखना है, एम्फोटेरिक। अगर एम्फोटेरिक है तो बस मान जाओ कि एम्फोटेरिक ही रहेगा। देखो, जान सुनो बे आलिया, एल्यूमिनियम यहां दिख रहा है तो हम कहेंगे हाँ भैया ये एम्फोटेरिक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनमें वो लोग कंसीडर होंगे जो एम्फोटेरिक नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। एम्फोटेरिक की बात करें, देखो मेटल का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा लेकिन तब मेटल पर +4 रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लेना चाहें तो SnO2 ZrO2, सॉरी SN नहीं Mn, मैग्नीज और Zr जर्कोनियम, ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और वो होते हैं मेटल डी ब्लॉक वाले सारे। तो उनका क्या +4 वाले क्या हो जाएंगे जी, एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो आप ले सकते हो CrO3, क्रोमियम पर +6 है। देखिए अगर क्रोमियम पर +6 है, +5 है, +6 है, +7 है तो ये गारंटी है कि ये एसिडिक है, गारंटी है भैया ये एसिडिक है। Mn2O7 ले लीजिए। ठीक है जी, ये सब के सब एसिडिक हैं। ओके, अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड तो गारंटी के साथ क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया जी, एसिडिक। जैसे बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, है ना, फॉस्फोरस, सल्फर। अब कुछ लोग आ जाएंगे सर सिलिकॉन थोड़ी ना नॉन मेटल है बेटुआ, अब तुमको नहीं पता तो हम क्या करें। सिर्फ 5 लोग मेटलॉइड होते हैं। आज सबसे तेजी क्या, आज सबसे तेजी केवल 5 लोग मेटलॉइड हैं। आज सबसे तेजी मेटलॉइड होते हैं, है ना। देखो आज सबसे तेजी, यही 5 लोग मेटलॉइड हैं, बाकी कोई मेटलॉइड नहीं होता। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, मुझे पता आप बहस कर डालेंगे, कोई बात नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो निश्चित रूप से एसिडिक होंगे। एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ कि B2O3
SiO2। बताओ SiO2 एसिडिक होता है कि नहीं होता है? होता है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है जी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मेटलॉइड के ऑक्साइड भी क्या होते हैं भैया? एसिडिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, मेटलॉइड वाले भी क्या हैं जी? एसिडिक होते हैं। यूजुअली हम पाते हैं कि मेटलॉइड के ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक हम कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ कुछ मैच करता हुआ आपको यहाँ दिखेगा, कुछ कुछ, लेकिन सारा नहीं, कुछ कुछ यहाँ मैच करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है जी। हाँ, तो मेटलॉइड के ऑक्साइड वैसे ही जान लीजिए गारंटी के तौर पर एसिडिक होते हैं। जो बताया जा रहा है वो परम सत्य है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इनको आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम जानते हैं कि आर्सेनिक क्या होता है? मेटलॉइड है। तो आर्सेनिक पर जब +2 ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब वो एम्फोटेरिक है। देखो ये तो एम्फोटेरिक है, लेकिन अगर यही आर्सेनिक पर +5 होता, यही आर्सेनिक पर +5 होता, तो हम इसको यहां गिनेंगे कि भैया वो क्या है? एसिडिक है। ठीक है, तो +3 वाला तो दिया गया था कि वो एम्फोटेरिक है, लेकिन +5 वाला मेटलॉइड का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। आप इस तरीके से एक चीज और समझ में आती है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है उस हिसाब से एसिडिटी बढ़ती है। देखो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक होने का चांस उसका रहता है। अब बात आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। किसी बॉन्ड को तोड़ने में जो मिनिमम एनर्जी लगती है वही उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। अब सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, जो बॉन्ड सबसे छोटा होगा वही मजबूत होगा और उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है। लॉजिक यही कहता है। तो कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन में देखें तो कार्बन कार्बन तो दोनों छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे साइज के, तो छोटे छोटे जो होंगे वो बहुत अच्छा से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन सिलिकॉन होता क्या, जितने ज़्यादा साइज बढ़ती जाती है एटम्स की, ना तो सिग्मा अच्छा बनता ना तो पाई अच्छा बनता। तो जब छोटे रहते हैं तो वो सिग्मा अच्छा बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना कठिन होगा, इट इज टफ टू ब्रेक। इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन होगा। बट इस सिलिकॉन सिलिकॉन की इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइज में बड़े बड़े हैं। साइज में बड़े बड़े लोग ज्यादा अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे तो इनके बीच में ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसको तोड़ना आसान होगा। अगर इसको तोड़ना आसान होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम आएगी, क्योंकि इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लग रही है। ज्यादा एनर्जी कहां खर्च हो रही है भैया? कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने में हो रही है। सिंपल बात, जहां साइज छोटा था वो बॉन्ड स्ट्रेंथ था, बहुत अच्छा था, मजबूत था, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी, उसको मैंने आगे कर दिया। इस हिसाब से आप यहां भी सोचना शुरू करेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सावधान होना है, क्योंकि इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। कृपया ध्यान देंगे, इन तीनों में एक अलग ही कॉमन फैक्टर, दैट इज, देखना क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ फॉस्फोरस पर भी लोन पेयर होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस पर भी लोन पेयर है। आप चेक कर सकते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को देखकर। ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ तो निश्चित रूप से ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन छोटे छोटे थे, बॉन्ड अच्छा बना रहे थे वो, बल्कि बनाते भी हैं। लेकिन जब वो करीब आते हैं, क्योंकि छोटे हैं ना, तो और बॉन्ड बना करके करीब आ जाएंगे। जब करीब आएंगे तो इनका लोन पेयर असली रूप दिखाता है। और हर रिश्ते में यही होता है, जब बहुत करीब आते हैं, जब तक थोड़ा मोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर दूर रहते हैं तब तक चरित्र पहचान में नहीं आता। जब बहुत अच्छे तरीके से गठबंधन कर लेते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, तब जाकर इनका सिड़ फुड़व्वल शुरू होता है। तो ये यहाँ कहानी, ये एक रिपल्सन शुरू हो गया, क्योंकि दोनों पर क्या हुआ जी? दोनों पर एक ही जैसा भूत सवार है, एक ही जैसा क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करता है, क्योंकि दोनों पर सेम चार्जेस हैं। अच्छा, अब इस रिपल्सन की वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये जो बीच वाला है, ये इजीली टूट जाएगा। एक बात बताओ, किसी के घर में पहले से बहुत झगड़ा हो, उस घर को तोड़ना आसान है कठिन? सर यहाँ पे पहले से ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर रहा था, यहाँ रिपल्सन पहले से ही ज्यादा था, तो ये बॉन्ड कमजोर पड़ गया, इनके बीच का रिश्ता कमजोर पड़ गया। बॉन्ड मतलब क्या होता है? रिश्ता। तो कमजोर पड़ गया तो आसानी से टूट जाएगा। अगर आसानी से टूट गया तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या आएगा? कम आएगा। तो यहां लॉजिक ऐसा फेंक के मारेंगे, सर ये तो एक्सेप्शन, अरे तू नालायक है। अरे भैया एक्सेप्शन कहां है? जब ये छोटे साइज के थे, पास आए, लोन पेयर ने रिपल्सन मारा, उनका परिवार टूटने को हो गया, तो कम एनर्जी डाला तभी टूट गया। लेकिन ये देखो यहां पर तो रिपल्सन हो ही नहीं पाएगा आसानी से। पता है क्यों? क्योंकि साइज में बड़े बड़े हैं, साइज में बड़े बड़े हैं तो ये दूर दूर है, साइज में बड़े हैं दूर दूर है, रिपल्सन हो ही नहीं पा रहा है। तो भैया जी इस बॉन्ड को तोड़ना अब कठिन हो रखा है। इस यही लॉजिक फेंक के नीचे तक मार दीजिए, जहां जहां लोन पेयर मौजूद है। ऑक्सीजन पर क्या रहता है? दो दो लोन पेयर होते हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा आसान होता है। यहां देखिए, सल्फर की मैं बात करूं, सल्फर की मैं बात करूं भैया,
देख लें, यहां पर तोड़ना क्या होगा, बड़ा आसान है, सेम लॉजिक फेंक के मारिए, कहानी बन जाती है, ज्यादा नौटंकियों की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है जी, क्लोरीन पर भी 3-3 लोन पेयर होते हैं, और 3-3 लोन पेयर तो सत्यानाश कर डालेंगे, इसलिए भैया उनको दूर ही रखिए। बॉन्ड दूर रहेंगे, बॉन्ड बड़ा रहेगा क्योंकि साइज में बड़े हैं तो ये स्टेबल हैं, तभी जिंदा रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये कमजोर हैं, ये टूट जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि फ्लोरीन आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्यों पता है, क्योंकि ये इनका लोन पेयर आपस में ही झगड़ा कर रहा है, तो F2 इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा बन पाता है, क्योंकि इनका आराम से क्या हो पाता है, ब्रेक हो पाता है, तोड़ पाते हैं हम इनको। अच्छा, अब एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, दैट इज कि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आएगा भी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें एक बात पता चल गया कि क्लोरीन का तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूं तो कहां लिखेंगे, तो इसको याद रखना है Cl2 फिर Br2 फिर F2 फिर I2। सर इसको याद करवा दीजिए, तो याद करने का तरीका है काला बंदर फिर इंडिया में, काला बंदर फिर इंडिया में, और इंडिया में आ भी गया तो क्या करेगा जी, तोड़ फोड़ मचाएगा, ठीक है जी। घरों में पड़े हुए चीजें क्या करेगा, बंदर तोड़ डालेगा जी, तो तोड़ने का काम चल रहा है यहाँ पर, तो उस ऑर्डर को याद कर लीजिए, काला बंदर फिर इंडिया में, और बंदर का काम तोड़ फोड़ मचाना है। खोपड़ियों में बातें टिकी रहनी जरूरी है, नौटंकी से ही सही। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो सुनिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, फिजिकल फेज सेम रखना। आपने जीवन में जरूर सुना होगा, क्या सुना होगा, कि जो कार्बन होता है उसके 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सर, आप सुने होंगे कि भैया डायमंड होता है, ग्रेफाइट होते हैं, और फुलरीन्स होते हैं, लेकिन आप देखें तो इन तीनों के फेजेस सेम, ये तीनों ही सॉलिड फेज में पाए जाते हैं, तो इन्हीं को एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो एलोट्रॉप्स क्या है भैया जी, सेम फेज होगा, लेकिन एलिमेंट का अरेंजमेंट ऐसा है, रहने के इनके तरीके ऐसे हैं, डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स कहते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। तो पहले पढ़ेंगे इन तीनों को, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, फास्फोरस, देखिए तीनों सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। इसी तरीके से सल्फर, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। यहां तक का सिलेबस आपका दिया गया है। आइए देखते हैं, निपटाते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो बात हम डायमंड की कर लेते हैं। डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब ये क्या करता है, अपनी चारों वैलेंसी को 4 कार्बन से सेटिस्फाई करता है। उसके पास सिर्फ कार्बन कार्बन ही है, बाकी कोई है नहीं, क्योंकि हम कार्बन के ही तो एलोट्रॉप पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के अलावा कोई और होने का चांस भी नहीं है। अच्छा जी, तो हर कार्बन क्या कर रहा है, इसी तरीके से 4 कार्बन से जुड़ा है, हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है, हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है। देखें, हर कार्बन क्या है, 4 कार्बन से इस तरीके से कनेक्टेड है। अच्छा जी, इसका मतलब हर कार्बन अगर 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो हर कार्बन यहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एकदम सही बात है। और हर कार्बन के अराउंड आप देखें तो हमें टेट्राहेड्रल, टीडी मतलब यहां लिख रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। तो हर कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलते हैं, तो इस तरीके की शकल सूरतें होती हैं। अब देखो, क्योंकि हर जगह कार्बन 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 का बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे सारे बॉन्ड डायमंड में क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो देख ले भैया, डायमंड कैसा दिखता है, क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टल की तरह उनका लैटिस होता है ना जी। और ये देखिए, एक बात समझो, यहां पर हो क्या रहा है तो कुल मिला के कोवैलेंट बॉन्ड ही। ज्यादातर जो हमने पढ़ा है अब तक उनमें हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तब आता है जब वो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई है, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब होता है, एक्सटेंड करना मतलब जैसे समझिए यहां शुरू हुआ तो लंबे दूरी तक, एक्सटेंडेड मतलब पूरे मॉलिक्यूल में बहुत अच्छे तरीके से कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, यही नहीं जहां जहां ये मिलेंगे एक्सटेंडेड कोवैलेंट बॉन्ड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि भैया एक बॉन्ड बना, अगले से फिर बना, अगले से फिर बना, अगले से फिर बना, हर जगह कोवैलेंट बॉन्ड ही दिख रहा है। अच्छा, कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। रिजिड ऑब्वियसली 3D नेटवर्क है, हाँ 3D नेटवर्क ही बनेगा ना जी। कैसे, अब भैया एक कार्बन जो है 4 लोगों से जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जुड़ रहा है, और जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है वो 3D अरेंजमेंट है। अच्छा जी, नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स, कोवैलेंट सॉलिड कह सकते हैं ना जी, यस। तो ये कैटेगराइज होता है कोवैलेंट सॉलिड में। सारे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, एक्सटेंडेड कोवैलेंट बॉन्डिंग को तोड़ना बड़ा कठिन है। डायमंड इसलिए हार्डेस्ट मटेरियल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑब्वियस बात है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया मैंने। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की, थोड़ा इसको इज्जत समझना पड़ेगा।
ग्रेफाइट ना बहुत बड़ी सीट है मान लीजिए, ठीक है, उसका एक छोटू सा हिस्सा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां पर कार्बन एक दूसरे के थ्रू जुड़ करके हेक्सागन्स बनाते हैं। क्या? हेक्सागन्स बनाते हैं। अब एक बात देखो, अब है तो कार्बन कार्बन ही, तो क्या एक कार्बन सर 3 ही बॉन्ड बनाएगा? नहीं। क्या होगा वो देख लीजिए, यहां पर इस तरीके से पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाएगा। हर जगह हेक्सागन, इसको आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, सीट इधर भी बढ़ा दो, सीट इधर भी बढ़ा दो, कहीं भी कर सकते हो। डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा दो, इस तरीके से आप पूरा बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ, चाहो तो बना सकते हो, लेकिन कितना बनाओगे समझने के लिए इतना काफ़ी है। अरे बोल रहे नाला अक्सर एक छूट गया, चलो भैया हमारा इसके आगे भी इस तरीके से होगा। तो कुल मिला के आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो एक कार्बन है, यहाँ जो ये वाला मान लीजिए कार्बन है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, 2 कार्बन। ऊपर देखिए तो डबल बॉन्ड बना करके अगला कार्बन जुड़ा है। मैं सिर्फ अभी एक कार्बन पर फोकस करना चाहता हूं, इस वाले के। तो देखो इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहां खर्च हुआ है, मुझे ये जानना है। इस कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक चला गया सिग्मा बनाने में, 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ, लेकिन चौथा जो इलेक्ट्रॉन था, चौथा इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है पाई बॉन्ड बनाने में। ध्यान दीजिएगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये कहां गया है भैया? ये पाई बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ है। और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, अगर वो इस तरीके से कॉन्जुगेशन में आ जाएं, कॉन्जुगेशन का मतलब डबल सिंगल डबल इस तरीके से आ जाए, तो ये डबल सिंगल डबल में क्या होता है? रेजोनेंस की फिनोमिना इजीली परफॉर्म की जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो कहीं बैठा नहीं रहता, बल्कि पूरी सीट पर मूव करता रहता है, एक जगह से घूमता रहता है दूसरी जगह तक, क्योंकि यहाँ पर सीट के अंदर बहुत इजी रेजोनेंस पॉसिबल होता है। बस अपनी लैंग्वेज में ढाल देते हैं। फ्लैट लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागन्स है, निश्चित रूप से क्या रहता है? हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर होने का पूरा चांस है, और ये प्लेनर होता भी है। कार्बन sp2 है, एक मिनट। लेयर्स आर हेल्ड बाई वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो लिखा है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जानते ही होंगे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो समझिए, जैसे मान लीजिए एक सीट है, ग्रेफाइट की एक सीट दूसरी सीट के साथ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता दो सीट के बीच में, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है, ये समझिए, मान लीजिए इतनी मोटी ग्रेफाइट है, तो इसमें लाखों लेयर्स अवेलेबल होती हैं, और हर एक लेयर दूसरे के साथ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, जो कि बहुत वीक होता है। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है सारी सेम पाई जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस। ऑब्वियस सी बात है, देखने में लगेगा देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इन रियलिटी डबल सिंगल का कैरेक्टर खत्म हो जाता है अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा हो तो। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड सेम पाए जाते हैं। अब देखिए, ये मैंने एक सीट बनाई है, ये मैंने एक दूसरी सीट बनाई है, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है जी? इन दोनों कनेक्ट कर रहा है, ये देख लीजिए वंडरवॉल रेडियल। कहाँ चले गए जी? इतना जल्दी जल्दी कैसे खुल जा रहा है? यहां पर एक बात सुनिएगा, इज्जत से बताना पड़ेगा जी। एक लेयर ये है, एक दूसरी लेयर ये है। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो दोनों लेयर के बीच में समझिए कि थोड़ा हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब एक बात समझो, जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा है? मान लो सीट में इधर से इधर घूम रहा है, हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इधर से इधर घूम रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर आगे तक इसको लेकर के जाएगा। और ग्रेफाइट के बारे में आपको पता होगा कि उसके क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो कंडक्शन कर सकता है, इसकी क्षमता है। आइए पढ़ते हैं कुछ और चीज। अब देखो, जो हमें एक चीज पता चली कि यार इन दोनों लेयर्स के बीच में ना बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो एक दूसरे से एकदम चिपके नहीं हुए होते। हल्का सा अगर इसको घुमाएंगे तो ऐसे घूम सकते हैं, ऐसा एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी बिहेवियर शो कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये इनको ड्राई ल्यूब्रिकेंट बना देती है। ड्राई ल्यूब्रिकेंट का मतलब समझना, कहीं कहीं आप देखते होंगे घरों में जब कहीं से आप समझिए कि जंग लग जाती है ना, जिसे आप मान लीजिए, जिसको रस्टिंग कहते हैं, रस्ट हो जाता है, तो हम थोड़ा सा तेल वेल डाल करके फिर उसको क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेंट लगा, तेल को ही ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शनलेस बन जाता है। पढ़ते हैं ना जी, ये जानते हैं ना जी। हाँ, जीवन में किया ही होगा। तो ऑयल डाल के तो वहां कर सकते थे अपने घर पे, नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन सोचो हाई टेम्परेचर, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, अब कोई ऑयल डालोगे भाप बन के उड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है ड्राई ल्यूब्रिकेंट की, और ये एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट क्यों काम करता है? क्योंकि इनका एक दूसरे पर स्लिप करने का बिहेवियर होता है लेयर्स का। पढ़िए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ग्रेफाइट क्लीवेजेस इजली बिटवीन
easily between the layers, therefore it is very soft and slippery. For this reason graphite is used as dry lubricant in machines running at high temperature where oil cannot be used as lubricant. जो चौथा आपका इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड की वजह से वो क्या करता रहता है जी, रेजोनेंस करता रहता है। इसी वजह से ये जो सीट है उसमें वो अच्छे तरीके से तो कंडक्शन करता है, लेकिन सीट के परपेंडिकुलर नीचे सीट में तो ऐसे ड्रॉप तो होगा नहीं जी, है ना। तो हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे अगर हम फ्लो कराना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को, मान लो यहां से यहां, तो आसानी से फ्लो नहीं होता, सेमी कंडक्टर का बिहेवियर मिलेगा। लेकिन ऐसे पास कराएं तो आराम से करेगा, क्योंकि प्लेन में आराम से रेजोनेंस की फिनोमिना हो सकती है। और यही वजह है कि ये लोग प्लेन में, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर है अलोंग द सीट बट सेमी कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द सीट, है ना जी। आइए समझते हैं फुलरीन को। फुलरीन का मतलब भैया कार्बन में कितने, भाई कार्बन कितने जी, 60 कार्बन है। अब देखो यहां पे नंबर फिक्स है, ग्रेफाइट में डायमंड में नंबर फिक्स नहीं है ना। वो लेयर बड़ी भी हो सकती है, वहां कार्बन कार्बन की जो चेन बनाते हैं कोवलेंट वाला किसमें, डायमंड में, वो भी बहुत बड़ी हो सकती है। लास्ट में कहीं तो जाकर के रुकेगी जहां पर कोई कार्बन ऐसा होगा जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर सेटिस्फाई हो गई फिर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कहां पर, ये ग्रेफाइट एंड डायमंड में। वहां हम नहीं बता सकते यहां कितने कार्बन है एग्जैक्टली, हम चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं इस तरीके से, लेकिन यहां फिक्स है। फुलरीन में 60 कार्बन होते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे फुलरीन है जहां पे 70 हैं, 78 हैं, 60 हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से 60 ही पढ़ना होता है। तो अगर फिक्स कर दिया कार्बन नंबर, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हर कार्बन क्या होगा, एक कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, और हर कार्बन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि नंबर फिक्स कर दिया गया है जी। हाँ आइए देखते हैं, दो तरीके की बॉन्डिंग दिखती है, सॉरी दो तरीके के रिंग्स दिखते हैं फुलरीन में। एक होता है जी 5 मेंबर रिंग, एक है 6 मेंबर रिंग। इनको कहते हैं पेंटागन्स, इनको कहते हैं हेक्सागन्स। जो पेंटागन्स होते हैं उसमें देखिएगा इनके जो बॉन्ड हैं उन पर इनके बगल में 6 लेयर का एक 6 मेंबर्ड रिंग होगा। इसके इस बॉन्ड पर 6 मेंबर्ड, इस पर 6 मेंबर्ड, इस पर 6 मेंबर्ड, इस पर 6 मेंबर्ड। मतलब जो पेंटागन है उसके पांचों बॉन्ड्स पर 6 मेंबर्ड रिंग्स लगे होते हैं। लेकिन हेक्सागन्स में एक अगर 6 है तो अगला 5, यहाँ 6 है तो अगला 5, यहाँ 6 है तो अगला 5। याद करना बड़ा आसान होता है, होते दो ही हैं, या तो 5 या तो 6, ठीक है। अब देखो यहां पर तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो 6 5 6 5 करके नहीं लिख पाओगे, ऐसा देखो 6 5 5 6 ऐसे नहीं लिख पाओगे ना, सिंपल है ना। अरे भैया 5 ही तो है, लेकिन यहां पर देखो इवन नंबर है तो तभी आसानी से ऐसा आ रहा है। देखो 6 के बगल में 5, 6 के बगल में 5, 6 के बगल में 5, 5 के बगल में 6, ठीक है जी। ओके, तो याद करना भी आसानी होता है। और ये कितना पाया जाता है जी, ये पाया जाता है 12। कौन भैया 12 पाया जाता है, ये जो पेंटागन्स है वो 12 पाए जाते हैं, लेकिन हेक्सागन्स 20 पाए जाते हैं। तो 20 हेक्सागन्स होते हैं लेकिन 12 पेंटागन्स होते हैं फुलरीन के अंदर। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ रही हो। देखिए एक पेंटागन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और मैंने क्या बोला कि पेंटागन में सारे जो बॉन्ड्स हैं वो किसके द्वारा ढके जाएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग के द्वारा बनाए जाएंगे। तो हर बॉन्ड पर देखिए 6 मेंबर्ड रिंग आएगा, हर बॉन्ड पर यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से दिखाई देगा। कृपया देखें, देखिए हर पर क्या दिख रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग आपको यहां पे नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अरे भैया बीच में 5 मेंबर्ड है, ये देखो 6 है 6 है 6 है 6 है 6 है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए बाकी जो आपका 6 मेंबर्ड होगा उसमें अगर ये देखो, ये जो 6 अगर इसके बगल में ये वाला 6 हो गया, मान लो इसको टारगेट करो, तो 6 के बगल में ये 6 हो गया, तो देखिए अब क्या आता है 6, ये देखिए 5 मेंबर्ड है, ये देखिए 5 मेंबर्ड है, ठीक है। फिर इसके पीछे अगला वाला ये बॉन्ड किससे होगा, 6। फिर देखिए ये 5 मेंबर्ड है, फिर देखिए ये 6 मेंबर्ड है, फिर देखिए ये 5 मेंबर्ड है। ऐसा देखिए पूरे 6 वाले पर, है ना। ये वाला जो है ये बना के दिखाऊं, ये इसमें आप चेक करो, देखो 6 5 6 5 दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है क्या, यस सर दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का हमारा फुलरीन दिखाई देता है। ये केज लाइक मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको खोल दूं बीच में डाल दूं तो जी बीच में हॉलो स्फेयर है, बीच में खाली जगह है, ठीक है जी। केज लाइक मॉलिक्यूल है, शेप कैसा होता है, सॉकर बॉल की तरह होता है। इसको कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, इस फुलरीन को कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। अच्छा जी, यहाँ पर पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं जी, सिर्फ पेंटागन्स में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी पाए जाएंगे, ये सब समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। इसको क्लियर रहने देते हैं।
यहां क्या बोला गया है, बोला गया कि पेंटागन में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आना चाहिए, सिर्फ हेक्सागन में आएगा। इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होना पॉसिबल है ना। यहां पे देखो क्या कह रहा है, 6 के हेक्सागन्स में पाई बॉन्ड होगा। तो देखो ये हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड है। हेक्सागन हेक्सागन के बीच में पाई बॉन्ड है, हेक्सागन हेक्सागन के बीच में पाई बॉन्ड है, यहां पर हेक्सागन और इसके पीछे पाई बॉन्ड है। बट यहां रेजोनेंस की फिनोमिना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप रेजोनेंस करा दोगे तो ये कहां आ जाएगा पाई बॉन्ड, देखो इस 5 मेंबर रिंग के अंदर। तो यहां ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअली इसका रीजन होता है कि ये प्लेनर थोड़ी ना है भाई, वो ऐसे गोले की तरह है, प्लेन थोड़ी है कि रेजोनेंस करा दोगे। तो ग्रेफाइट में तो आराम से रेजोनेंस हो सकता था, बट यहां होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं क्या है। sp2 है जी, 2 तरीके का बॉन्ड लेंथ होगा। देखो भैया डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो डबल सिंगल 2 तरीके का बॉन्ड लेंथ आना पॉसिबल है यहाँ पे। अगली बातचीत है हमारी इसी पर जी, देख लेते हैं एक बार। आ जाओ भैया, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स समझते हैं, कोने कितने, कॉर्नर कितने, तो आप 60 कॉर्नर कहेंगे, कार्बन से तो बने होंगे कॉर्नर इनके, तो 60 कॉर्नर होंगे। फेसेस कितने होंगे? तो आपने कहा था कि 12 तो पेंटागन है, 20 तो हेक्सागन है, तो मतलब यहाँ पे 32 होंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितने एजेस होंगे, एज मतलब क्या होता समझते हो ना, ये समझ लो बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड समझ लीजिए। ठीक है, ये एज है, किनारा, तो यही किनारा होगा। कितने किनारे होंगे? आपको पता कि 60 कार्बन है और हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा। देखो 1 2 3, 3 कार्बन के साथ जुड़कर 3 क्या बनाता है? कॉर्नर बनाता है। देखो कॉर्नर नहीं, सॉरी एज बनाता है। हर कार्बन 3 एज बनाने में हिस्सेदारी देता है, 3 एज बनाने में हिस्सेदारी देता है। लेकिन जो एज होती है वो 2 लोगों के बीच में है, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 90। तो यहां पर 90 एजेस पाए जाते हैं। अगर आप ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में हीलियम एंड आर्गन का आप एटमॉस्फेयर रख दीजिए, इसमें खूब टेम्परेचर रखिए, तो ग्रेफाइट जो है ये डायमंड में कन्वर्ट हो सकती है। बट ये आसान नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, अगला शब्द, फुलरीन आर द ओनली प्योर। बहुत खतरनाक अच्छी बात, कई लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। फुलरीन में क्योंकि ये फिक्स है कि 60 ही कार्बन होते हैं, तो 60 कार्बन में हर कार्बन की वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई हो रही होती है, तो इसको कहते हैं कि ये प्योर फॉर्म है। लेकिन यही बात आपको डायमंड एंड ग्रेफाइट में नहीं दिखेगी, क्योंकि डायमंड एंड ग्रेफाइट के साथ नौटंकी ये हो गई कि भैया जी हर कार्बन को वैलेंसी सेटिस्फाई करने चले तो सीट बहुत बड़ी हो जाएगी ग्रेफाइट की, डायमंड बहुत बड़ा हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कि लास्ट में कोई ऐसा कार्बन ना बचे जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। पढ़िएगा, बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर। ये क्या है? इनके पास स्मूथ स्ट्रक्चर है फुलरीन का, विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई ना हुई हो, लेकिन इसमें तो सबकी सेटिस्फाई हुई है, इसलिए हम लिखते हैं विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड। इसका मतलब डैंगलिंग बॉन्ड कहां मिलेगा? ग्रेफाइट में और डायमंड में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं भैया जी। अगली कहानी क्या है? डेंसिटी की बात करें तो जो हमारा डायमंड है वो ज्यादा डेंस है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट की लेयर्स में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा एलिमेंट्स नहीं आ पाते। ठीक है जी। कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी दोनों में ग्रेफाइट जीत जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में होता क्या है? पाई बॉन्ड है। सिंपल बात है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव भी होता है ग्रेफाइट। ठीक है, आइए देखते हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो डायमंड में सिर्फ कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर तो कार्बन कार्बन की सिंगल एंड डबल दोनों है, जहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना हो रही है, इसलिए क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड का भी करेक्टर आएगा, तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी। अच्छा जी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो याद रखना पड़ता है कि डायमंड जो होता है वो कम थर्मली स्टेबल है, लेकिन ग्रेफाइट थर्मली ज्यादा स्टेबल है, ये रटना पड़ता है कंप्लीटली। ठीक है, खाली एक चीज। रिएक्टिविटी की बात करें तो जहां पर पाई बॉन्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है जी? ग्रेफाइट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, नो डाउट, कौन कहेगा कि डायमंड ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखता? हार्डेस्ट मटेरियल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही आना चाहिए। बात है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस के, 3 होते हैं जी, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। नाम से देखकर कुछ लग रहा होगा ना, व्हाइट बहुत ही सिंपल चीज होती है। व्हाइट को आप रेड बना रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रेड से आप कहां जा रहे हैं? ब्लैक की तरफ, सॉरी कहां जा रहे हैं? ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, तो याद रखें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा रंग रंग देखिए कैसा हो रहा है, पहले व्हाइट एकदम सिंपल, रेड और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स कलर लग रहा है, मतलब समझ जाओ, फील देने की कोशिश करो, थोड़ा इंटेंस कलर लग रहा है।
ये ब्लैक वाला एकदम ही इंटेंस कलर है, सिंपल है। तो इसका मतलब समझाता हूँ, ये स्ट्रक्चर बड़ा नॉर्मल सा होता है, इनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इनका और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और अगर यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यही इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ज़्यादा स्टेबल कौन है जी, तो आप कहिएगा ब्लैक फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, है ना। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप कहिए व्हाइट वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसमें क्या लिखा था फॉर्मूला, P4। 4 फॉस्फोरस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, 4 फॉस्फोरस सिंपली इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो पहले इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाइए, फिर इनके बीच में, मतलब यहां पर फॉस्फोरस के पूछा जाता है पेपर में कितने बॉन्ड होंगे, तो कहना यहां पर 6 बॉन्ड्स होते हैं। कितने, 6 बॉन्ड्स होते हैं। तो P4 इसका मतलब व्हाइट फॉस्फोरस का अगर मान लीजिए आप पाउडर उठाते हैं तो वहां पर क्या होगा, P4 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो P4 मॉलिक्यूल क्योंकि अकेला ऐसे चार एटम एक साथ कनेक्ट होकर के अकेला रहेगा, बगल में भी ऐसा रहेगा, तो समझिए कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनते हैं। डिस्क्रीट मतलब अकेला जिंदा रहने वाला, अकेला मतलब एटम नहीं, इनके ग्रुप के साथ ये गुच्छे में रहते हैं, 4 लोग एक साथ 6 बॉन्ड बनाकर। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि ये अकेले पाया जा सकता है, अकेले P4 पाया जा सकता है जी, है ना, ये बात होती है। अगली देखें, पॉलीमेरिक चेन मिलती है, ये समझा देता हूं। पॉलीमेरिक चेन कैसे बनती है वो पहले देखना पड़ेगा, रट्टेबाजी नहीं है, बहुत आसान होता है। अगर आप इस सिस्टम से सीखें ना, कभी भी इन चीज़ों को मेमोराइज, मुझे तो आज तक दिक्कत नहीं हुई। कैसी बात कर रहे हो सर, एलोट्रॉप तो हमेशा, मैं कह रहा हूँ मुझे तो कभी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं भैया, है ना। शुरू से ही मुझे लगता था कुछ ऐसा मेथड ढूंढो जिससे खोपड़ी में टिकी रहे अपनी बातें। तो समझिएगा यहाँ पर गेम कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्या होता है कि बीच वाला ये बॉन्ड तो रहता है, लेकिन ये जो किनारे वाले बॉन्ड, बीच में जो यहाँ वाला बॉन्ड, ये हटा दो, इसके बजाय एक बॉन्ड यहाँ कनेक्ट करो, एक बॉन्ड इधर कनेक्ट कर दो, इधर कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारी यूनिट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। P4 ये कैसा है, इसको क्या बोलोगे, आप कहोगे ये एक P4 यूनिट है, इसको भी आप कहोगे ये P4 यूनिट है, और ऐसे बहुत सारे P4 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो लिखा है P4N। N मतलब बहुत सारे, N हमें पता नहीं, मान लो लाखों हो सकते हैं, तो इसलिए पॉलीमरिक चेन बोलते हैं, पॉलीमर बन जाता है, पॉलीमरिक चेन बनता है रेड फॉस्फोरस में। लेकिन ब्लैक फॉस्फोरस की दुनिया थोड़ी अलग है भैया, यहां पर हर फॉस्फोरस क्या होता है, हेक्सागन बना करके जुड़ा होता है, ठीक है। एक फॉस्फोरस, 2 3 4 5, थोड़ा गंदा बन गया जी, इतना गंदा बनाना अच्छा नहीं है, फॉस्फोरस के सामने फॉस्फोरस, ठीक है। हर फॉस्फोरस इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी हेक्सागन बनते जाएंगे, यहां पर भी हेक्सागन बनते जाएंगे, ठीक है। इधर भी हेक्सागन हेक्सागन हेक्सागन, तो एक हेक्सागन के किनारे 6 हेक्सागन इस तरीके से बनता जाएगा, और ये कोवलेंट सॉलिड होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा, P N टाइम, मतलब फॉस्फोरस N टाइम एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहां पर ये ना, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है जी, वैसे मैं बता चुका हूं कि जो देखो स्टेबल कौन ज्यादा है, ब्लैक, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, रिएक्टिव कौन होगा जी, अपना व्हाइट वाला, ठीक। अच्छा, व्हाइट वाला रिएक्टिव क्यों होता है ये जानना जरूरी है, ये पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है, एंगुलर स्ट्रेन पाया जाता है। स्ट्रेन का मतलब खिंचाव, किस तरीके का खिंचाव वो सुन लीजिए। यहां जो फॉस्फोरस उस पर लोन पेयर है, देखने में तो ये लग रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन एग्जैक्टली ये कितना आता है, 60 डिग्री के आसपास, क्योंकि ट्रायंगल का पार्ट है तो 60 डिग्री के आसपास। अब होना चाहिए था 109 डिग्री, है जबरदस्ती में उसको आपने पकड़ करके बॉन्ड बनवा दिया ऐसे करके जबरदस्ती, इसको आप ओपन करो तो 109 डिग्री पे होता, लेकिन यहाँ जबरदस्ती करके उसको आपने 60 पर रखा हुआ है। तो होता क्या है, इन जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन है, इन बॉन्ड्स में भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड्स आपस में क्या करने लग जाते हैं, रिपेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर का ये रिपल्सन क्यों होता है, क्योंकि इनको आपने जबरदस्ती इस एंगल की वजह से पकड़ करके ऐसे रखा हुआ है, इसी को कहते हैं एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। पता है क्यों, यहां देखो ओपन हो गया, यहां देखो ना भाई, सिंपल बात है, यहां देखो ये वाला देखो कितना बड़ा एंगल मिल गया आपको, ये देखो, पहले ये नहीं था इतना बड़ा, क्योंकि बीच में एक और बॉन्ड आ जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, ये एकदम ही रिलैक्स है, ठीक है जी। ओके, साथ समझ में आ गया होगा जी। आइए अगला देखते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस का कंपैरिजन। पहले स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे बनता है, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता दिखा दिया है। रिएक्टिविटी की बात करें तो हमें पता है कि व्हाइट इज मोर रिएक्टिव देन रेड, क्लियर है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, ऑब्वियसली ये क्या ही थर्मली स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, रेड वाला। अरे भैया ये पूरा पॉलीमर की चेन है,
आप हीट डालोगे चेन पूरी बर्दाश्त करेगा, अकेला थोड़ी ना इसको बर्दाश्त करना है कि ये टूट जाए, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या ये वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं कोई भी इनमें से? अरे कैसे होंगे, वाटर जो होता है एक पोलर पोलर सॉल्वेंट है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर आता है डेल नेगेटिव, इस पर डेल प्लस, इस पर डेल प्लस। अगर ये पोलर है तो इसके अंदर पोलर चीजें डिसॉल्व होंगी, लेकिन यहां तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कहीं पोलरिटी तो नजर नहीं आ रही। इसका मतलब साफ है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ना तो व्हाइट डिसॉल्व होगा ना तो रेड डिसॉल्व होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन CH2। देखो CH2 क्या होता है, नॉन पोलर होता है। कार्बन डाइसल्फाइड, देखो कार्बन डाइसल्फाइड ऐसा बनता है, तो अगर आप डाइपोल मोमेंट निकालें तो इसका डायरेक्शन इधर और इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो टकराहट हो जाएगी इस तरीके से, है ना। कुल मिला के कैंसल आउट तो दिख ही रहा है, कुल मिला के क्या दिख रहा है, कैंसल आउट दिख रहा है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन कुछ नहीं, कुल मिला के ये समझ में आता है कि नॉन पोलर है ना। डाइपोल मोमेंट जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 0 है जी तो क्या कहेंगे, अब एक बात बताओ, ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, यहां पर तो कोई चार्जेस वार्जेस तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि भैया देखो व्हाइट वाला तो एटलीस्ट डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन रेड वाला डिसॉल्व नहीं होगा। रीजन जान लीजिए, रेड वाला डिसॉल्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलीमर की चेन, इतनी बड़ी चेन नहीं डिसॉल्व हो पाएगी, लेकिन छोटू सा मॉलिक्यूल अपने नॉन पोलर पार्ट में डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व तभी हो सकती है ना जब ये छोटू से होंगे, बड़े से होंगे तो कैसे डिसॉल्व कर पाएगा जी वो। हाँ, ग्लो की बात करें तो ज्यादा ग्लो कौन करेगा, ऑब्वियसली कौन ग्लो करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, जो चमकेगा अच्छे से। अब देखिए अगला चीज देख लेते हैं जी, अगली बातचीत है, अगली बातचीत क्या है भैया, आ जाओ जल्दी आ जाओ, वक्त नहीं है जी, वक्त नहीं है। ये कहाँ चला गया, इसको कुछ बीमारी हो गई जी। हाँ आ गए, देखो भैया ये यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो व्हाइट कलर का वैक्सी सॉलिड, अब याद भी रहेगा, व्हाइट भी याद है और वैक्सी भी याद है, वैक्स की तरह होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है, मतलब कि वो जो बटर पेपर होता है उसकी तरह है, ट्रांसलूसेंट होता है जी, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप, सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जी, है ट्रांसलूसेंट, व्हाइट वैक्सी सॉलिड है। ये भैया आयरन ग्रे कलर का होता है, ये पॉइजनस है ऑब्वियसली, जो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वही पॉइजनस हो सकता है। ये भाई साहब रिएक्टिविटी कम है तो नॉन पॉइजनस बिहेवियर में है। खोपड़ी में ये बातें ऐसे ही टिकानी होती है, यही रीजन है कि आप अलग तरीके से पढ़ेंगे तो टिकता नहीं है। ये आप एक बार ध्यान से सुन लो ना, मेरी गारंटी है, मेरी खुली चुनौती, कुछ नहीं भूलोगे, और ध्यान से कृपया सुन लेना, नोट्स बना दिया तब तो जीवन में ना भूलो तुम। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में रोम्बिक सल्फर एंड क्या आता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। अब पता बच्चे को दर्द क्या होता है, भूल जाता है वो कि रोम्बिक सल्फर को ही अल्फा कहते हैं, मोनोक्लिनिक को बीटा कहते हैं, इसमें बड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए मैं बता देता हूं। रोम्बिक में देखो एक ओ आता है, रोम्बिक में एक ओ आता है, दिख रहा है क्या सर, आता है, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो आपके नाम में भी आ रहा है, रोम्बिक है, और ये क्या है, मोनोक्लिनिक है, ये क्या है, मोनोक्लिनिक, कृपया ध्यान देना, मोनोक्लिनिक है। अल्फा आप कैसे लिखते हैं, अल्फा लिखते वक्त एक ओ जैसी चीज बन रही है ना, लेकिन बीटा लिखते वक्त देखिए क्या बन रहा है, बीटा लिखते वक्त दो ओ बन रहा है। ये मेरे अपने टाइम का बनाया हुआ कोई जुगाड़ है जो मैंने याद करने के लिए बनाया था कि मोनोक्लिनिक को ही बीटा कहते हैं, तो इस तरीके से याद रहेगा कि दो ओ है, देखो एक दो। अब जिसको ओ नहीं दिख रहा है ना भैया, अब उनका मैं जुगाड़ नहीं कर सकता कुछ। और सुनो, जो रोम्बिक सल्फर होता है इसको येलो सल्फर भी कहते हैं, इस वाले को येलो सल्फर भी कहते हैं। एक चीज और सीखते हैं भैया, जो अल्फा और बीटा है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं, पहले रहता है शुरू में अल्फा, लेकिन जब 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचते हैं तब बीटा पहली बार जन्म लेता है, तो हम कहते हैं कि अल्फा बीटा में ट्रांजिशन कर रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इसीलिए उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीटी साहब कहते हैं उनको, क्या उनको भैया ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। बस इसका आनंद लीजिए आगे, ठीक है। अच्छा, इनके जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, S8, मतलब 8 सल्फर एक साथ मिल करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप अपनी मुंडी खोपड़ी यहां पर नीचे लगा दी तो आप क्या दिखेंगे, पापा के परे दिखने लग जाएंगे और मम्मी की परी दिखने लग जाएंगी, है ना जी। यहाँ पर आप एक तरीके से क्या क्राउन लग जाएगा, तो जैसा भी आप सोचते हो एंजल या एंजला जो भी बनना है आपको, आप अपनी मुंडी लगाकर बन सकते हैं। तो क्राउन शेप्ड होता है रोम्बिक भी, मोनोक्लिनिक भी, लेकिन क्या होता है इन दोनों में अंतर क्या है, इनमें एडजस्टमेंट होता है इनके लेयरिंग में, इस वजह से ये अंतर आता है। फिलहाल इतना नहीं जानना है इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा। ट्रांजिशन की बात देख लीजिए,
369 केल्विन पर अल्फा जो होता है वो बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, जो अल्फा होता है वो बीटा में कन्वर्ट होता है जी, ट्रांजिशन लेता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, भैया वही काम, वाटर में क्या ये डिसॉल्व होगा? अरे भैया यहाँ सल्फर सल्फर का बॉन्ड है, कंप्लीटली नॉन पोलर। अब नॉन पोलर है तो ना तो अल्फा डिसॉल्व होगा, ना तो रोम्बिक, ना तो मोनोक्लिनिक, कौनो डिसॉल्व नहीं होगा भैया पानी में, ना तो ये डिसॉल्व होंगे ना तो ये डिसॉल्व होंगे। यही याद करा देता हूं, याद कर लो। सॉल्युबिलिटी इन CH2, ये कौन है भैया? कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन, अरे बोलो रे भाई, ये क्या है? नॉन पोलर हैं। अगर नॉन पोलर हैं और छोटू छोटू हैं तो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। ये भैया देखें, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, और आपका ये कौन है जी? मोनोक्लिनिक, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, तो दोनों ही कार्बन डाई सल्फाइड जो कि नॉन पोलर है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, अरे रूम टेम्परेचर पर अल्फा ही तो एग्जिस्ट करेगा, अल्फा ही तो एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए अल्फा बहुत 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 ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू बीटा के, क्योंकि 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाकर ट्रांजिशन आता है, बीटा बनने का चांस आता है। अच्छा, एक शब्द यूज होता है कि पकड़, पकड़ का मतलब है जैसे मान लो लेयर्ड, ऐसे जो एक प्लेन में आ जाए तो उनको हम कहते हैं कि विद इन द प्लेन है, लेकिन सर टेढ़ा मेढ़ा है, देखो पहले ऐसा क्राउन ऐसे होता ना, अब तुमने कभी पहना हो तो समझ में आएगा, हमने तो पहना नहीं है जी, बस इतना जान लीजिए कि भैया ये पकड़ होता है। कॉलेज में जब आप जाएंगे तो आपको मिस्टर फ्रेशर बनाएंगे और ऐसा बुद्धू बनाने के लिए कुछ खोपड़ी पे टांगेंगे आपके, ठीक है। आइए अगली बातचीत करते हैं। अगली बातचीत है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि डेटा बेस्ड है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बस मैं एक बार बता दूंगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप नंबर 13 एंड 14 में लगातार घटता है। तो पढ़कर बोल रहा हूं मैं क्या, ग्रुप नंबर 13 एंड 14 में ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है, लेकिन वहीं 15th, 16th, 17th एंड 18th के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, बढ़ता है। ये एलिमेंट्स के लिए लिखा गया है, जैसे बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, गैलियम की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा ग्रुप नंबर 13 एंड 14 में, बट इनमें बढ़ेगा जी, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पर यहां लिख दूं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है जी। तो नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर लगातार यहां पर आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ मिलेगा। कृपया ध्यान दें इन शब्दों पे, क्या मैंने बोला? बॉइलिंग पॉइंट यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है जी। अगली बात है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो भैया जी ये देखिए, केवल गैलियम से इधर ऐसा ट्रेंड है, इसके बाद ऐसा ट्रेंड है 13th में। 14th में जैसा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वही मेल्टिंग पॉइंट का होता है। 15th में ये ऑर्डर है। 16, 17, 18th में टॉप से बॉटम जाने पर बढ़ता है। ये डेटा बेस्ड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जनाब, ठीक है। बाकी देखिए डेंसिटी की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर हम जैसे जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ज्यादातर जगह यही हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी डेंसिटी होती है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, लेकिन एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज कार्बन एंड सिलिकॉन। मिलते हैं हम आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। मंजिल बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू हो चुका है, ठीक है। पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए।